Here we are going to start the fifth chapter of 7th class History, The Rise of Empires. चैप्टर की शुरुआत एक सेंटेंस से होती है। इस सेंटेंस में कौटिल्य बताते हैं कि बिना लोगों के कोई देश नहीं हो सकता और बिना देश के कोई राज्य या किंगडम नहीं हो सकता। इसका मतलब किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग यानी पीपल होते हैं। राजा तभी शासन कर सकता है जब उसके पास जमीन और प्रजा हो। अगर लोग ही ना हो तो देश का कोई अस्तित्व नहीं रहता, और अगर देश या भूमि ही ना हो तो राजा किस पर राज करेगा। इस पिक्चर में भविसा और ध्रुव दो, एक लड़की है और एक लड़का है। वो एक्साइटेड थे। उन्होंने अभी अभी अपना नया डिवाइस एक शुरू किया है। इतिहास एक टाइम की मशीन है, उसको उन्होंने एक्टिवेट किया है जिससे वो पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं। अपनी हिस्ट्री लेसन के से एक क्लू लेते हैं। उन्होंने अपनी पहली जर्नी के लिए पाटलिपुत्र विजिट करने का फैसला लिया। उन्हें पता था कि ये लगभग वही लोकेशन है जहां आज का पटना स्थित है। पैसेज की शुरुआत में भविसा और ध्रुव एक ग्रेट सिटी के पास पहुंचने से होती है। दोनों थोड़ा डिजी फील कर रहे थे, जिसका मतलब है कि उन्होंने शायद अचानक ट्रेवल किया था या कोई अनयूजुअल एक्सपीरियंस किया था जो कि आम नहीं था। वे शहर के आउटस्कर्ट यानी शहर के आउटर एरिया में उतरते हैं। आउटर स्कर्ट का मतलब होता है कि सिटी के बाहरी पार्ट जो ज़्यादातर क्राउडेड एरिया से, भीड़ वाले एरिया से दूर होते हैं। जिस शहर में वो पहुंचते हैं उसका नाम पाटलिपुत्र है। ये प्राचीन भारत का एक बहुत प्रसिद्ध शहर था। ये पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर के रूप में जाना जाता था। ये दोनों एक लड़की को घोड़े पर बैठे एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। उस पर्सन ने स्ट्रेंज क्लॉथ्स पहने हुए हैं। इससे एंशियंट टाइम का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जहां हॉर्स बैक राइडिंग कॉमन थी, यानी घुड़सवारी वहां पर कॉमन थी। जब वो पर्सन चला जाता है तब गर्ल अपना इंट्रोडक्शन देती है। माई नेम इज इरा, डॉटर ऑफ कानादास द आयरन स्मिथ। वो अपना परिचय देती है इन दोनों को कि मेरा नाम इरा है और मैं कानादास की लड़की हूँ जो कि एक लोहार है। इस इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि इरा एक स्किल्ड वर्कर फैमिली से बिलोंग करती है। उसके फादर एक आयरन स्मिथ हैं। एंशियंट सोसाइटी में ऑक्यूपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आयरन स्मिथ वो पर्सन होता है जो आयरन से स्वर्ड, वीपन्स और टूल्स और मेटल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। यहाँ पर स्वर्ड्स का मतलब तलवार और वेपन्स का मतलब हथियार होता है, टूल्स औजार और धातु के कुछ चीज़ें। आयरन स्मिथ एंशियंट किंगडम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि आर्मी को वेपन्स यानी हथियारों की ज़रूरत होती थी। इरा भविसा और ध्रुव का वार्मली वेलकम करती है, स्वागत करती है। ये हॉस्पिटलिटी और फ्रेंडलीनेस को शो करता है। इरा अचानक बच्चों को धीरे बोलने के लिए कहती है। इससे सीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। वो दोनों आश्चर्य में आ जाते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, कुछ सैनिक पैदल चलते हैं और कुछ सैनिक एलिफेंट्स पर जा रहे हैं। वो सैनिकों की तरफ इशारा करके बताती है कि वे बैटल के लिए जा रहे हैं। एक नेबरिंग किंगडम उनके किंगडम को ट्रबल यानी परेशान कर रहा है। इससे पता चलता है कि एंशियंट टाइम में किंगडम्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़े कॉमन थे। फिर इरा इन दोनों को अपने राजा की, किंग की एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी बताती हैं। किंग अननेसेसरी वॉर अवॉइड करता है, यानी बिना किसी कारण के वो लड़ाई यानी बैटल नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो अपने पीपल की प्रोटेक्शन यानी रक्षा भी करते हैं। ये एक जिम्मेदार यानी रेस्पॉन्सिबल रूलर, शासक की क्वालिटी को शो करता है। एक गुड किंग से एक्सपेक्टेशन होती है, आशा होती है कि वो पीस मेंटेन करे, शांति कायम करे, इस सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, नागरिकों की सुरक्षा करे और किंगडम्स को एनिमी यानी दुश्मनों से बचाए। इस पैसेज में किंग को वाइज, बुद्धिमान और बैलेंस रूलर, शासक के रूप में दिखाया गया है। इरा प्राउडली बताती है कि उसके फादर ने सोल्जर्स की मैनी स्वॉर्ड्स फोर्ज की हैं, यानी उसके पिताजी ने सैनिकों के लिए बहुत सारी तलवारें ढाली हैं जो धातु से बनाई हैं। फोर्ज का मतलब होता है कि मेटल को हीट करके और हथौड़े की सहायता से उसको शेप देना। ये सेंटेंस क्राफ्टमैन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। आयरन स्मिथ डायरेक्टली बैटल में फाइट नहीं करते थे, लेकिन वे वेपन्स बनाते थे, हथियार बनाते थे, आर्मी को सपोर्ट करते थे और किंगडम की डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते थे। इससे पता चलता है कि सोसाइटी का हर पर्सन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था।
इरा बताती है कि उसके अंकल भी सोल्जर के ग्रुप में हैं। वो उसको सी हिम ऑफ करने के लिए आई है। इसका मतलब है कि बैटल पर जाने से पहले वो उसको गुड बाय कहने आई है। वो कहती है कि आई डोंट नो व्हेन ही विल रिटर्न, कि वह नहीं जानती वो कब लौटेगा। ये लाइन युद्ध की यानी वॉर की अनसर्टेनिटी और इमोशनल पेन को शो करती है। फैमिलीज वॉरिड रहती थी, घबराई हुई रहती थी, क्योंकि बैटल डेंजरस होती थी। सोल्जर्स लॉन्ग टाइम तक दूर रह सकते थे और कुछ सोल्जर्स कभी कभी वापस भी नहीं आते थे। इसलिए पैसेज वॉर के इमोशनल इम्पैक्ट को भी शो करता है। फिर बच्चे सैनिकों की एक इम्प्रेसिव प्रोसेसन यानी एक काफिला उसको देखते हैं, जो स्ट्रॉन्ग ड्रॉब्रिज क्रॉस करते हुए यानी पानी के पुल को क्रॉस करते हुए जाते हैं। उस आर्मी में फुट सोल्जर्स, पैदल सैनिक, हॉर्स राइडर्स, घुड़सवार और एलिफेंट पर बैठे आर्मी चीफ्स भी देखे जा सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन एंशिएंट इंडियन आर्मी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। हॉर्स इम्पोर्टेंट थे क्योंकि वे स्पीड प्रोवाइड करते थे और कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते थे, लड़ाइयों में, बैटल्स में यूजफुल होते थे। और एलिफेंट्स, एंशिएंट वॉरफेयर में एलिफेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे क्योंकि वे पावरफुल और ह्यूज होते थे, आकार में बड़े होते थे। सोल्जर्स और लीडर्स को कैरी करते थे, सैनिकों को और लीडर्स को लाने ले जाने का काम करते थे। एनिमी आर्मी को फ्राइटन करते थे यानी भयभीत करते थे। एनिमी फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते थे। आर्मी चीफ्स का एलिफेंट पर, हाथी पर सवारी करना अथॉरिटी और प्रेस्टीज का सिंबल था, यानी हाथी पर सवारी करना बहुत ही प्रतिष्ठा का सवाल था। भविष्य उस पुल को देखकर आश्चर्य में आ जाती है और क्यूरियस हो जाती है और पूछती है कि यह कैसा ब्रिज है जिस पर वो सैनिक जा रहे हैं। इरा एक्सप्लेन करती है कि ये ड्रॉ ब्रिज है। ड्रॉ ब्रिज एक मूवेबल ब्रिज होता है जिसे रेज ऊपर किया जा सकता है या लोअर नीचे किया जा सकता है। एंशिएंट फोर्ट्स में, किलों में और शहरों में, इस सिटीज़ में इसका यूज सुरक्षा के पर्पज़ के लिए होता था, डिफेंस के लिए होता था। ड्रॉ ब्रिज सिटी को अटैक से, कोई एनिमी जब अटैक करता था उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता था। खतरे के टाइम पर ब्रिज को ऊपर रेज किया जाता था। एनिमी आसानी से सिटी में एंटर नहीं कर पाते थे। ये शो करता है कि एंशिएंट इंडिया में एडवांस सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी थी। भविष्य सोचती है कि पुल के नीचे एक नदी है, लेकिन इरा बताती है कि वो एक मोट है यानी खाई है। मोट एक डीप ट्रेंच होती है, खाई होती है, जो किले या शहर के चारों ओर बनाई जाती है। यूजुअली इसको वाटर से भरा जाता है। ये मोट्स एक इम्पोर्टेंट डिफेंसिव स्ट्रक्चर थी। मोट एनिमी के लिए अटैक डिफ़िकल्ट बना देती थी, यानी जो दुश्मन हैं वो किले पर या शहर में आसानी से आक्रमण नहीं कर पाते थे। एनिमीज आसानी से क्रॉस नहीं कर पाते थे। ये सिटी वॉल और अटैकर्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करती थी। एनिमी मूवमेंट स्लो हो जाता था इस मोट के कारण। ड्रॉ ब्रिज और मोट मिलकर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम बनाते थे। इरा फिर फोर्टिफिकेशन के बारे में बताती है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए वॉल्स या गेट या फिर वाच टावर्स या मोट्स या ड्रॉब्रिज, ये सभी एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स की तरह काम करते थे। ये शो करता है कि पाटलिपुत्र एक वेल प्रोटेक्टेड शहर था। उसके बाद इरा डिस्टेंस, दूर, हिल्स, पहाड़ियों और जंगलों की तरफ इशारा करती है और उनकी इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करती हैं। फॉरेस्ट से लकड़ियाँ, हर्ब्स और कुछ दूसरे वैल्यूएबल रिसोर्सेस प्राप्त होते हैं। ये शो करता है कि एंशिएंट पीपल प्रकृति यानी नेचर पर डिपेंड करते थे। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी से, जिनका यूज घर बनाने में और फर्नीचर बनाने में, कार्ट्स और बोट्स बनाने में, कार्ट्स मीन्स गाड़ी और बोट्स मीन्स नाव बनाने में उसका यूज किया जाता है। तो लकड़ी जो है एंशिएंट सोसाइटी का एक एसेंशियल रिसोर्स था। फॉरेस्ट में मिलने वाली हर्ब्स का यूज मेडिसिन में, हीलिंग ट्रीटमेंट में और रिलीजियस प्रैक्टिस में। फॉरेस्ट नेचुरल हेल्थ केयर सोर्स की तरह काम करती थी। फॉरेस्ट से कुछ दूसरी चीज़ें भी मिलती थी, जैसे फूड, फ्यूल, मटेरियल फॉर टूल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स। ये फॉरेस्ट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को शो करता है।
उसके बाद इरा बताती है कि आर्मी के एलिफेंट फॉरेस्ट से कैप्चर किए जाते हैं, यानी जंगलों से पकड़े जाते हैं, और फिर उनको ट्रेन किया जाता है। ये शो करता है कि नेचर और वॉरफेयर के बीच कनेक्शन था। एंशियंट किंगडम की ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री सिस्टम को भी यह शो करता है। इसका मतलब एंशियंट टाइम में वॉर एलिफेंट्स वैल्यूएबल मिलिट्री असेट्स माने जाते थे, यानी मिलिट्री की संपत्ति इनको माना जाता था। फिर ध्रुव को पहाड़ियों में एक ओपनिंग दिखती है और वो उसके बारे में पूछता है। इरा बताती है कि वो मॉन्क्स के लिए कार्व की जा रही है, मतलब उनको बौद्ध भिक्षु के लिए खुदवाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ये किंगडम के रिलीजियस और कल्चरल साइड को शो करता है, अर्थात वहाँ की धार्मिक और वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बताता है। मॉन्क्स यानी बौद्ध भिक्षुक वो लोग होते हैं जो रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेट करते हैं, यानी धार्मिक और आध्यात्मिक की तरफ वो समर्पित रहते हैं। सिंपल और डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हैं, मेडिटेशन और प्रेयर करते रहते हैं। एंशियंट रूलर्स यानी शासक चट्टानों को, रॉक्स को और हिल्स को काट करके मॉन्क्स के लिए गुफाएं यानी केव्स बनवाते थे। ये केव्स लिविंग के लिए, रहने के लिए, मेडिटेशन के लिए, पूजा वर्शिप के लिए और टीचिंग्स के लिए यूज होती थी। इंडिया की कई फेमस एंशियंट केव्स इसी तरह बनाई गई थी। राजा मॉन्क्स के लिए गुफाएं बनवा रहा है, केव्स बनवा रहा है। इससे पता चलता है कि रूलर यानी शासक रिलीजियस एक्टिविटी सपोर्ट करते थे, स्पिरिचुअल कम्युनिटी की भी हेल्प करते थे और कल्चर और लर्निंग को एनकरेज करते थे, यानी उनको बढ़ावा देते थे। एंशियंट किंग्स का ड्यूटी सिर्फ किंगडम प्रोटेक्ट करना ही नहीं बल्कि सोसाइटी और रिलीजन को सपोर्ट करना भी था। फिर इरा कहती है कि वो आशा करती है कि केव यानी गुफा कंप्लीट होने के बाद वे उसे विजिट करेंगे। ये शो करता है उसकी क्यूरियोसिटी के बारे में और उसकी एक्साइटमेंट और रिलीजियस प्लेस की इम्पोर्टेंस के बारे में। इससे कन्वर्सेशन और भी नेचुरल और लाइवली लगता है। इस प्रकार ये पैसेज एंशियंट इंडियन सिटी लाइफ की डिटेल पिक्चर प्रेजेंट करता है। इसमें हाईलाइट किया जाता है मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में और डिफेंस सिस्टम किस प्रकार का था इसके बारे में, क्राफ्ट्समैन का क्या रोल है, जैसे आयरन स्मिथ का क्या रोल है, वॉर का इमोशनल इम्पैक्ट क्या है, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्स की इम्पोर्टेंस क्या थी, वॉरफेयर में एलिफेंट्स का यूज़ क्या था, किंग्स का रिलीजियस सपोर्ट क्या था, वो रिलीजन को कैसे बढ़ावा देते थे और उस समय आर्किटेक्चर और गुफाओं का कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य कैसे होता था। इस प्रकार भविष्य, ध्रुव और इरा की बातचीत के थ्रू रीडर्स को एंशियंट इंडिया की पॉलिटिकल, सोशल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग वे में इंफॉर्मेशन मिलती है। स्प्लेंडर ऑफ पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की शान। जैसे ही भविष्य, ध्रुव और इरा पाटलिपुत्र के अंदर मूव करते हैं, वे शहर की स्प्लेंडर यानी शान, ग्रांड ब्यूटी और रिचनेस को ऑब्जर्व करते हैं। शहर में उन्हें क्या क्या दिखाई देते हैं? शहर में उन्हें टावरिंग वुडन रैम्पार्ट्स यानी ऊंची लकड़ी की प्राचीरें, इमारतें, वॉच टावर्स, मैजेस्टिक पैलेसेस, आलीशान महल, लार्ज बिल्डिंग्स और लाइवली स्ट्रीट्स, ये सब चीज़ें शो करती हैं कि पाटलिपुत्र एक पावरफुल और वेल डेवलप्ड शहर था। वुडन रैम्पार्ट्स एंड वॉच टावर्स। रैम्पार्ट्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल जो सिटी को एनिमी से रक्षा करती है। ये वॉल्स लकड़ी से बनी हुई थी और बहुत ऊंची थी। वॉच टावर्स हाई टावर्स होते थे जहां सोल्जर्स खड़े होकर सराउंडिंग एरिया पर नज़र रखते थे। इनका पर्पस था एनिमी अटैक को पहले डिटेक्ट कर लेना और शहर की सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ये शो करता है कि एंशियंट शहरों में, प्राचीन शहरों में डिफेंस को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। शहर के अंदर ग्रैंड पैलेसेस, आलीशान महल और इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स भी थी। पैलेसेस रूलर्स और रॉयल फैमिली के लिए रिहायशी यानी रेजिडेंस होते थे। ये महल शासकों और रॉयल फैमिली के लिए रहने के लिए बनाए गए थे। ये महल शो करते हैं वेल्थ को, पावर को और एडवांस आर्किटेक्चर को। लार्ज बिल्डिंग्स इंडिकेट करते हैं कि शहर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत इम्पोर्टेंट था। पाटलिपुत्र की जो गलियां थी वो लाइवली थी, बहुत बिजी थी और एक्टिव थी। लोग मूवमेंट कर रहे थे
ट्रेड और डेली एक्टिविटीज़ लगातार चल रही थी। ये एक प्रॉस्पेरस अर्बन लाइफ को शो करता है। बस्टलिंग मार्केट ऑफ पाटलिपुत्र, हलचल वाली मार्केट। इरा बच्चों को एक बस्टलिंग मार्केट की तरफ इशारा करती है। बस्टलिंग मार्केट का मतलब होता है बहुत भीड़ भाड़ वाली और एक्टिव मार्केट। मार्केट ट्रेडर्स से भरा हुआ था। जो मार्केट है, बाजार था, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स थे। वो डिस्टेंट लैंड से आए थे, यानी दूर क्षेत्रों से आए थे। ये शो करता है कि पाटलिपुत्र ट्रेड का मेजर सेंटर था, डिफरेंट रीजन्स और कंट्री से कनेक्टेड था। फिर इरा उनको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताती है। इरा बताती है कि मार्केट में अलग अलग जगह के सामान मिलते हैं, जैसे चाइना से सिल्क और साउथ से स्पाइसेस, मसाले और जेम्स। डिफरेंट रीजन से फाइन क्लॉथ्स भी यहाँ मिलते हैं। ये शो करता है कि एंशियंट इंडिया का ट्रेड नेटवर्क बहुत ज़्यादा वाइड था। सिल्क फ्रॉम चाइना। सिल्क एक बहुत ही कीमती और सॉफ्ट फैब्रिक होता है। चाइना सिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ही फेमस था। इससे पता चलता है कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप अच्छी थी। स्पाइसेस और जेम्स। साउथ इंडिया स्पाइसेस और कीमती स्टोन्स के लिए फेमस था। स्पाइसेस फूड फ्लेवरिंग के लिए, खाने को सुगंध देने के लिए, मेडिसिन और ट्रेड गुड्स, और उसके अलावा जो जेम्स थी, ज्वेलरी और रॉयल डेकोरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ये प्रोडक्ट बहुत ही वैल्यूएबल यानी कीमती माने जाते थे। फाइन क्लॉथ्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट रीजन्स अपनी यूनिक क्लॉथिंग स्टाइल के लिए प्रसिद्ध थे। ये शो करता है कल्चरल डाइवर्सिटी को, स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप को और ट्रेड कनेक्शन को। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। ट्रेड का फ़ायदा था, इकोनॉमिक ग्रोथ होती थी और कल्चरल एक्सचेंज होते थे और अच्छे बेटर क्वालिटी के गुड्स यानी सामान अवेलेबल रहते थे। पाटलिपुत्र का मार्केट एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, यानी समृद्धि को बताता है। स्ट्रीट एक्रोबैट्स एंड एंटरटेनमेंट। जो गलियों में कलाकार थे और जो एंटरटेनमेंट करने वाले थे। ध्रुव कुछ लोगों को देखकर पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। इरा बताती है कि वे स्ट्रीट एक्रोबैट्स हैं, कलाकार हैं। स्ट्रीट एक्रोबैट्स पब्लिक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते थे। वे ह्यूमन पिरामिड्स बनाते थे, यानी कई लोग मिलकर के एक पिरामिड जैसी शेप बनाते थे। वो गाना भी गाते थे, डांस करते थे और शॉर्ट प्लेज परफॉर्म करते थे। छोटे नाटक वो प्ले करते थे। ये एंशियंट एंटरटेनमेंट फॉर्म को शो करता है। परफॉर्मेंस बिफोर द किंग। इरा बताती है कि कभी कभी ये परफॉर्मर्स राजा के सामने भी परफॉर्म करते हैं। इससे पता चलता है कि जो राजा होते थे आर्ट और एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करते थे। टैलेंटेड परफॉर्मर्स को वो बढ़ावा देते थे, एनकरेज करते थे। एंटरटेनमेंट एंशियंट सोसाइटी का इम्पोर्टेंट पार्ट था। पावर ऑफ किंग। भविष्य रिमार्क करती है, यानी समझती है कि इरा का जो राजा है बहुत पावरफुल लगता है। ये ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, क्योंकि किंग जो राजा है लार्ज टेरिटरी को रूल करता था, मैनी विलेजेज और किंगडम्स पर अथॉरिटी रखता था। इरा बताती है कि किंग का रूल सिर्फ पाटलिपुत्र तक लिमिटेड नहीं है, उसकी अथॉरिटी विलेजेज, टाउन्स और किंगडम्स तक फैली हुई है। उसका अंकल बताता है कि हॉर्स बैक पर बॉर्डर तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 2 महीने लगते हैं। ये एम्पायर की ह्यूज साइज को बताता है। ये बताता है कि 2 महीने का मतलब उसका एम्पायर बहुत बड़ा साइज रखता है। अब मीनिंग ऑफ एम्पायर। ध्रुव रियलाइज करता है, ध्रुव पता लगाता है कि ये सिंपल किंगडम से बहुत बड़ा है और पूछता है कि इसे क्या कहते हैं। इरा प्राउडली आंसर देती है कि इट इज़ कॉल्ड एम्पायर। एम्पायर एक लार्ज पॉलिटिकल सिस्टम होता है जहां एक पावरफुल रूलर मैनी स्मॉलर किंगडम्स और टेरिटरी को कंट्रोल करता है। ओरिजिन ऑफ वर्ड एम्पायर। टेक्स्ट एक्सप्लेन करता है कि एम्पायर वर्ड लैटिन वर्ड इम्पीरियम से लिया गया है। इम्पीरियम का मतलब होता है सुप्रीम पावर। ये एम्परर की हाईएस्ट अथॉरिटी को शो करता है कि जो एम्परर है वो ही सबसे बड़ी पावर होती है। सिंपल वर्ड में एम्पायर स्मॉलर किंगडम्स और टेरिटरी का कलेक्शन होता है, यानी छोटे छोटे किंगडम्स और टेरिटरी ये मिलकर एम्पायर बनाते हैं। इन पर एक पावरफुल
रूलर कंट्रोल रखता है। कई बार ये कंट्रोल वॉर और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू एस्टेब्लिश होता है, यानी युद्ध के थ्रू या फिर सैनिक कॉन्क्वेस्ट आक्रमण के कारण आता है। ट्रिब्यूटरी स्टेट्स एम्पायर के स्मॉलर टेरिटरी के अपने रूलर्स होते थे, लेकिन वे एम्परर के ट्रिब्यूटरी होते थे। कहने का मतलब एम्पायर के छोटे छोटे टेरिटरी होते थे और उनमें भी छोटे छोटे राजा होते थे, लेकिन वो सभी एम्परर के अधीन ही होते थे। ट्रिब्यूटरी का मतलब ऐसे रूलर्स जो एम्परर को टैक्स, गिफ्ट या सपोर्ट देते थे, एम्परर की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे, यानी एम्परर की अधीनता को स्वीकार करते थे। ये पॉलिटिकल हिरार्की को शो करता है। एक चार्ट के माध्यम से एम्पायर के फीचर के बारे में बताया गया है कि एम्पायर में जो एम्परर है मेंटेन्स एंड आर्मी रखता है, ट्रिब्यूटरी स्टेट्स को कंट्रोल करता है और अपने एम्पायर को एक्सपेंड करता है और आउटसाइड एग्रेशंस से बचाता है। डिजाइंस एंड मेंटेन्स एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑफिशियल टू मैनेज द टेरिटरी, यानी टेरिटरी को मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, टैक्स कलेक्ट करता है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। एक एम्पायर लॉ बनाता है, कानून बनाता है और करेंसी इशू करता है। वेट्स एंड मीजर्स रेगुलेट करता है ट्रेड के लिए। कंट्रोल एंड रेगुलेट असेस टू रिसोर्सेज, माइंस, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मैन पावर। आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन और स्कूल ऑफ थॉट्स को एनकरेज करता है एंड सेंटर ऑफ लर्निंग को भी एनकरेज करता है। मेंटेन कम्युनिकेशन और नेटवर्क, रोड, रिवर एंड सी नेविगेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड पीपल्स वेलफेयर। मतलब रोड्स, रिवर्स और सी नेविगेशन के द्वारा कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत बनाना और प्रशासनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, ट्रेड को मेंटेन करना और पीपल्स वेलफेयर यानी प्रजा की भलाई के लिए काम करते रहना। रोल ऑफ एम्परर, जो एम्पायर चलाता है, जो रूलर एम्परर एंटायर एम्पायर को कंट्रोल करता था। कैपिटल सिटीज से रूल करता था, एक राजधानी रहती थी उस शहर को कैपिटल सिटी कहा जाता था और उससे वो रूल करता था। कैपिटल इकोनॉमिक सेंटर की तरह एक शहर था जहाँ इकोनॉमिक सेंटर था और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की तरह भी वह शहर काम करता था। पाटलिपुत्र भी एक ऐसा ही मेजर सेंटर था। एंशिएंट संस्कृत ग्रंथों में एम्परर के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज होते थे। सम्राज का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ ऑल, सभी का मालिक, एंड सुप्रीम रूलर और सबसे बड़ा रूलर। ये एम्परर की हाईएस्ट अथॉरिटी को शो करता है। एक ऐसा ही वर्ड यूज होता था अधिराज का मतलब होता है ओवर लॉर्ड। ये इंडिकेट करता है कि एम्परर दूसरे रूलर्स के ऊपर अथॉरिटी रखता था, यानी दूसरे रूलर्स इसके अधीन होते थे। ऐसे ही एक वर्ड यूज होता था राजाधिराज का मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। ये शो करता है कि एम्परर मैनी किंग्स को यानी बहुत से राजाओं को कंट्रोल करता था। एम्पायर्स इन इंडियन हिस्ट्री एम्पायर से भरी हुई है। एम्पायर्स इसमें राइज हुए, बढ़े, फैले भी, एक्सपेंड भी हुए, कुछ टाइम तक पावरफुल रहे, फिर कुछ डिक्लाइन भी हुए, इवेंचुअली वो डिसअपियर भी हो गए। ये पॉलिटिकल चेंज को शो करता है। लास्ट एम्पायर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, टेक्स्ट मेंशन करता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का लास्ट एम्पायर लेस देन ए सेंचुरी एगो एग्जिस्ट करता था। ये बताता है कि एम्पायर्स का कंसेप्ट मॉडर्न हिस्ट्री तक भी कंटिन्यू रहा है। पर्पज ऑफ स्टडिंग एम्पायर, इसका पर्पज है एंशिएंट एम्पायर को समझना, उनके फंक्शनिंग को स्टडी करना और एम्पायर के इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना। एम्पायर्स ने इंडिया की एवोल्यूशन को डीपली प्रभावित किया है। एम्पायर्स ने इंडिया की एवोल्यूशन को पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर और कल्चरल लेवल पर प्रभावित किया है। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ एम्पायर की। यहाँ पर एम्पायर की इम्पोर्टेंट फीचर्स एक्सप्लेन की गई हैं। स्ट्रॉन्ग आर्मी, एम्पायर आर्मी मेंटेन करता था, ट्रिब्यूटरी स्टेट्स को कंट्रोल करता था, टेरिटरी को एक्सपेंड करता था, आउटसाइड एग्रेशंस और प्रोटेक्शन देता था, जो आउटसाइड के एग्रेशंस आक्रमण हैं उनसे सुरक्षा देता था। आर्मी एम्पायर को पावर का मेन सोर्स थी, जो आर्मी थी एम्पायर की पावर का मेन जो सोर्स
थी। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की बात करते हैं। एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन डिजाइन करता था, ऑफिशियल्स भी अपॉइंटमेंट करता था। ऑफिशियल्स का काम था टेरिटरी को मैनेज करना, टैक्स कलेक्ट करना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ये ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस को शो करता है। इस प्रकार एम्पायर और एम्पायर के ऑफिशियल्स मिलकर काम करते थे, जो बताते हैं कि उस टाइम पर जो सरकार थी वो ऑर्गेनाइज्ड थी, जो गवर्नेंस थी वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलाई जाती थी। लॉ एंड ट्रेड रेगुलेशंस की बात करते हैं। एम्पायर कानून बनाता था और करेंसी मुद्राएं इशू करता था। वेट और मीजर्स रेगुलेट करता था। ट्रेड कंट्रोल भी एम्पायर करता था। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट था। एम्पायर का रिसोर्स पर भी कंट्रोल था। एम्पायर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज को कंट्रोल करता था, जैसे माइंस को, खान को, फॉरेस्ट जंगलों को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को और मैन पावर को। रिसोर्सेज एम्पायर की इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी थे। एम्पायर में आर्ट एंड लर्निंग्स को सपोर्ट किया जाता था। एम्पायर आर्ट को एनकरेज करता था, लिटरेचर को सपोर्ट करता था, रिलीजन और स्कूल ऑफ थॉट्स को भी प्रमोट करता था, सेंटर ऑफ लर्निंग एस्टेब्लिश करता था। ये कल्चरल डेवलपमेंट को शो करता है कि वहाँ पर आर्ट, लिटरेचर और रिलीजन को बढ़ावा दिया जाता था। यदि कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें, एम्पायर रोड मेंटेन करते थे, रिवर और समुद्र नेविगेशन डेवलप करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता था। ये एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड और पीपल वेलफेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस प्रकार ये पैसेज एम्पायर की पावर, ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉस्पेरिटी को एक्सप्लेन करता है। इसमें हाईलाइट किया गया है स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन को, मिलिट्री पावर को, इंटरनेशनल ट्रेड को, कल्चरल डेवलपमेंट को, एंटरटेनमेंट को, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को और पॉलिटिकल अथॉरिटी को। पाटलिपुत्र को एक रिच और पावरफुल और हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंपीरियल कैपिटल राजधानी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेड की। ट्रेड का मतलब होता है गुड्स, सामान और सर्विस का बाइंग और सेलिंग करना, खरीदना और बेचना, डिफरेंट पीपल, रीजन्स या कंट्री के बीच में। ट्रेड किसी भी किंगडम या एम्पायर की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंक्रीज करता है। इसमें कुछ चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे ट्रेड से वेल्थ, धन, गुड्स की अवेलेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इसका योगदान होता है। एंशियंट टाइम में ट्रेड एम्पायर को मेंटेन करने और पीपल की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने में मेजर रोल प्ले करता था। अब बात करते हैं मिलिट्री कैंपेन की और इकोनॉमिक पावर की। उस समय मिलिट्री कैंपेन कंडक्ट करना स्पेशली डिस्टेंट रीजन में, दूर दराज क्षेत्रों में, बहुत आसान नहीं था। मिलिट्री कैंपेन का मतलब होता है आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड बैटल का एक सीरीज, यानी बार बार आर्मी के द्वारा किसी क्षेत्र पर आक्रमण करना। आर्मी को मेंटेन करने के लिए ह्यूज, बहुत बड़े एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती थी, धन की, संपत्ति की ज़रूरत होती थी। सोल्जर्स को फूड चाहिए होता था, क्लॉथ्स प्रोवाइड करने होते थे, कपड़े भी देने होते थे, उनको हथियार भी देने होते थे, सैलरी भी उनको देनी होती थी, एलिफेंट और हॉर्स की देखभाल करनी पड़ती थी, रोड्स और शिप्स यानी जहाज भी बनाने पड़ते थे। इन सब चीज़ों के लिए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर की ज़रूरत होती थी, वर्क फोर्स पर कंट्रोल की ज़रूरत होती थी और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी भी होनी बहुत ज़रूरी थी। ये शो करता है कि पावरफुल आर्मी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी पर ही डिपेंड करती थी। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्पायर की मेन फाउंडेशन में से एक थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रेड, एग्रीकल्चर और क्राफ्टमैनशिप शामिल होते हैं। एक गुड रूलर को एंश्योर करना होता था। एक गुड रूलर को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धि, पीपल का वेलफेयर, लोगों की भलाई और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंश्योर करना होता था। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बिना एम्पायर ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता था। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड रूट एम्पायर के लिए। ट्रेड रूट एम्पायर के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। ट्रेड रूट ऐसे रास्ते, पाथ्स
होते थे जिनके थ्रू गुड्स सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। ये रूट लैंड रूट, रिवर रूट या फिर समुद्री रूट्स हो सकते थे। एम्पायर ट्रेड रूट को एस्टैब्लिश्ड और कंट्रोल करते थे क्योंकि ट्रेड क्वांटिटी में इंक्रीज होता था, गुड्स की वैरायटी बढ़ती थी, प्रोड्यूसर्स को मोर यानी ज़्यादा इनकम मिलती थी, किंग्स को मोर टैक्स यानी ज़्यादा कलेक्ट करना होता था। इस तरह ट्रेड रूट पीपल और रूलर्स दोनों के लिए फ़ायदेमंद थे। ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया की बात करें, एंशिएंट इंडिया के ट्रेड के बारे में प्लेंटी ऑफ एविडेंस यानी बहुत सारे सबूत अवेलेबल हैं। ये सबूत लिटरेचर से और आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से मिल सकते हैं। मैन ट्रेडेड गुड्स जो उस टाइम थे टेक्सटाइल, स्पाइसेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जेम्स, हैंडीक्राफ्ट्स और एनिमल्स जो उस समय ट्रेड में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते थे। ये शो करता है कि एंशिएंट इंडिया की इकोनॉमी रिच और डाइवर्स थी। ट्रेड में यूज होने वाले टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े और फैब्रिक प्रोडक्ट्स। इंडिया फाइन कॉटन क्लॉथ, सिल्क फाइबर और ब्यूटीफुल वीविंग ट्रेडिशन के लिए फेमस था। इंडियन टेक्सटाइल फॉरेन कंट्री में हाईली डिमांडेड थे, बहुत ज़्यादा उनकी मांग थी। ट्रेड में स्पाइसेस मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेड प्रोडक्ट्स माने जाते थे। जो मसाले थे वो बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेड प्रोडक्ट्स माने जाते थे। इनमें पेपर, कार्डमम और सिनामोन, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी, ये मसाले खाना पकाने में, मेडिसिन में और फूड प्रिजर्वेशन में यूज होते थे। इंडियन स्पाइस डिस्टेंट लैंड्स तक एक्सपोर्ट किए जाते थे, दूर दराज के क्षेत्रों तक इनको ले जाया जाता था। ट्रेड में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी शामिल थे जिनमें ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ऑयल सीड्स। एग्रीकल्चर, ये सभी एग्रीकल्चर इकोनॉमी का बैकबोन थे। ट्रेड में कुछ लग्जरी आइटम्स भी ट्रांसपोर्ट होते थे। इनमें जेम्स, ज्वेलरीज, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स भी शामिल थे। ये सामान ज़्यादातर अमीर लोगों, किंग्स, राजाओं और रॉयल फैमिलीज के द्वारा यूज होते थे। ये वेल्थ और स्टेटस का सिंबल माने जाते थे। ट्रेड में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की बाइंग और सेलिंग भी की जाती थी, उनको भी खरीदा या बेचा जाता था। हैंडीक्राफ्ट्स हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे जो स्किल्ड आर्टिसंस बनाते थे, यानी कारीगर बनाते थे। इनमें पॉटरी, मेटल वर्क, ज्वेलरी या वुड वर्क शामिल थे। इंडियन क्राफ्टमैन हाईली स्किल्ड थे और रेस्पेक्टेड थे। अब बात करते हैं ट्रेड बियॉन्ड इंडिया। ट्रेड सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था। इंडियन गुड्स डिस्टेंट कंट्रीज तक ट्रेवल करते थे। लैंड रूट के द्वारा उनको ले जाया जाता था और समुद्री मार्गों के द्वारा उनको ले जाया जाता था। ये बताता है कि एंशिएंट इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड कनेक्शन भी था। भारत के जो व्यापारी थे वो फॉरेन मर्चेंट से, डिफरेंट कल्चर से और दूर दराज किंगडम से इंटरेक्ट करते थे। इससे कल्चरल एक्सचेंज में, इकोनॉमिक ग्रोथ में और आइडियाज़ के फैलने में मदद मिलती थी। मीनिंग ऑफ गिल्ड। गिल्ड एक ग्रुप था। ट्रेडर्स ने जल्दी ही समझ लिया कि टुगेदर वर्क करने के बेनिफिट होते हैं, एक साथ काम करने के बेनिफिट होते हैं। इसलिए उन्होंने गिल्ड्स क्रिएट किए, यानी ग्रुप बनाए, मंडली क्रिएट की। गिल्ड पावरफुल एसोसिएशन होते थे जिनमें ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, मनी लेंडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट शामिल थे। गिल्ड को संस्कृत में श्रेण शब्द से मतलब इसका निकाला जाता है। गिल्ड्स अननेसेसरी कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन को प्रमोट करते थे। गिल्ड्स में एक हेड होता था, एक मुख्य आदमी होता था और कुछ उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते थे। हेड आमतौर पर इलेक्टेड होता था, उसको चुना जाता था और ऑफिसर्स में एक्सपेक्टेड होता था कि उनमें एथिकल क्वालिटीज हो, ईमानदारी हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। ये बताता है कि गिल्ड्स ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे जिनके पास प्रॉपर लीडरशिप थी। बेनिफिट ऑफ गिल्ड्स। गिल्ड्स की दो मेजर फीचर्स थी, कोऑपरेशन इंस्टीड ऑफ कंपटीशन। गिल्ड मेंबर कोलैबोरेटर्स की तरह
वर्क करते थे इंस्टीड ऑफ कॉम्पिटिटर, यानी गिल्ड्स में जो उसके सदस्य हैं वो सहयोगी की तरह वर्क करते थे, ना कि मुकाबला करते थे। वो रिसोर्सेज को, मार्केट इंफॉर्मेशन को, सप्लाई और डिमांड की नॉलेज को और वर्क फोर्स इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर करते थे। ये कोऑपरेशन सबके लिए ही फायदेमंद था। इससे अननेसेसरी राइवलरी रिड्यूस होती थी, यानी कंपटीशन कम होता था और कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी बढ़ती थी। ऑटोनॉमी ऑफ गिल्ड्स को अपने इंटरनल रूल्स बनाने की आज़ादी थी। इसका मतलब है कि वे अपने अफेयर्स खुद मैनेज कर सकते थे। किंग जनरली इंटरफेयर नहीं करता था। एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स, हर्ड्समैन, मनी लेंडर्स और आर्टिसंस हैव अथॉरिटी टू ले डाउन रूल्स फॉर देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस। ये शो करता है कि एंशिएंट इंडियन सोसाइटी सेल्फ गवर्नेंस को रेस्पेक्ट करती थी। राजा भी गिल्ड्स को फ्रीडम देते थे, आज़ादी देते थे, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेड प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज करता था। ट्रेड प्रॉस्पेरिटी बढ़ती थी और प्रॉस्पेरिटी से टैक्स यानी इनकम इंक्रीज होती थी। सेपरेट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ गिल्ड्स इंडिया के लार्ज पार्ट में सेपरेट हुए और सेंचुरी तक कंटिन्यू रहे। इवन फॉर्मली डिसअपियर होने के बाद भी उनका प्रभाव इंडियन ट्रेड और बिजनेस ट्रेडिशन में कंटिन्यू रहा है। आज भी कुछ मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिस में एंशिएंट गिल्ड्स की स्पिरिट दिखाई देती है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी की सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है पीपल का अपने एक्टिविटी को खुद मैनेज करना बिना किसी एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल के। एंशिएंट इंडियन विलेज में भी होते थे। एंशिएंट इंडियन विलेज में कमिटीज और काउंसिल होते थे। ये लोकल इंस्टीट्यूशंस विलेज अफेयर को प्रभावी तरीके से मैनेज करते थे, यानी काउंसिल और कमेटी गांव के प्रशासन को चलाने में हेल्प करते थे। रोल ऑफ एनलाइटेंड रूलर्स, एक वाइज और एनलाइटेंड रूलर पीपल को सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की आज़ादी देता था, अननेसेसरी इंटरफेयर को अवॉइड करता था। यदि लोकल इंस्टीट्यूशंस प्रॉपरली फंक्शन करते थे तो रूलर उनकी इंडिपेंडेंस को रेस्पेक्ट देता था। इस अप्रोच से सोसाइटी स्मूथली फंक्शन करती थी और ट्रेड फ्लोरिश करता था, ट्रेड बढ़ता था और कम्युनिटीज स्टेबल रहती थी। 500 BCE और उससे आगे मेजर स्टेज जो थी वो ट्रेड नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इसमें मेन जो ट्रेड नेटवर्क्स थे उत्तर पथ और दक्षिणी पथ रूट्स थे। द राइज ऑफ मगध, 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी BC के बीच का पीरियड नॉर्थ इंडिया में मेजर चेंज का एक समय था। इस समय नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में कई पावरफुल किंगडम्स थे जिनको 16 महाजनपद कहा जाता था। इन महाजनपद में से एक मगध धीरे धीरे सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट किंगडम बन गया था। बाद में इसी ने इंडिया के फर्स्ट एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी। मगध आज के दिन साउथ बिहार और नियर बाई यानी एडजॉइनिंग उसके पड़ोसी रीजन्स में लोकेटेड था। उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और नेचुरल रिसोर्सेस ने उसकी ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। रोल ऑफ अर्ली किंग्स, अजातशत्रु जैसे पावरफुल रूलर ने मगध को स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंटर बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने किंगडम को मजबूत किया, टेरिटरी को एक्सपेंड किया और मिलिट्री पावर को भी सुधारा। उनकी लीडरशिप ने मगध को दूसरे किंगडम से ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। मगध फर्टाइल गंगा प्लेन में लोकेटेड था।
गंगा प्लेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान है मगध को पावरफुल बनाने में। गंगा प्लेन्स नेचुरल रिसोर्सेज से रिच थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते थे। एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल ज़मीन थी और यहाँ पर फर्टाइल सॉइल, डेंस फॉरेस्ट और एलिफेंट भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, अवेलेबल थे। ये एडवांटेज मगध की इकोनॉमिक और मिलिट्री ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। गंगा प्लेन की फर्टाइल लैंड ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाया। यहाँ के किसान ज़्यादा फसल उगा सकते थे और ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकते थे। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ किंगडम भी यहाँ पर बढ़ी। और इन तीनों को, पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ किंगडम को एग्रीकल्चर ने सपोर्ट किया। एग्रीकल्चर मगध की इकोनॉमी का एक बैकबोन बन गया, यानी वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। फॉरेस्ट से टिम्बर, कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी और डेली यूज के लिए रिसोर्सेज फॉरेस्ट से मिलते थे। जो लकड़ी थी, टिम्बर थी, उनका यूज हाउस बनाने में, कार्ट्स बनाने में, गाड़ी बनाने में, बोट्स नाव बनाने में और मिलिट्री पर्पज में भी यूज होते थे। इसलिए फॉरेस्ट इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थे मगध के लिए। मगध में एलिफेंट्स का बहुत यूज था। मगध को फॉरेस्ट से एलिफेंट भी मिलते थे। एंशिएंट वॉरफेयर में एलिफेंट बहुत इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि ये पावरफुल होते थे। सोल्जर्स और कमांडर्स को लाने ले जाने के लिए यूज होते थे और एनिमी आर्मी को फ्राइटन यानी उनको भयभीत करने के लिए भी ये यूज होते थे। एनिमी फॉर्मेशन के ब्रेक करते थे। इससे मगध की मिलिट्री जो पावर थी वो बहुत बढ़ गई थी। इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन। आयरन के यूज ने कई टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफॉर्म कर दिया। नियर बाई हिली रीजन में मिलने वाला, यहाँ पर पहाड़ी में मिलने वाला आयरन ओर और दूसरे मिनरल्स भी मगध के राइज में बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुए। मगध की एक्सपेंशन और के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। आयरन की वजह से एग्रीकल्चर, वॉरफेयर, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। आयरन प्लोज और एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में आयरन से बने हुए हल जो यूज होते थे वो लैंड को टिल करने के लिए, जोतने के लिए यूज होते थे। इसलिए वुडन प्लोज के कंपैरिजन में लकड़ियों के हल के तुलना में जो आयरन के हल थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर थे और ज़मीन को डीपर डिग कर सकते थे, नीचे वो खोद सकते थे। फार्मिंग एफिशिएंसी इसलिए वो इम्प्रूव करने में सहायक साबित हुए। इस प्रकार एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस वहाँ का बढ़ गया और वहाँ पर फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगा और इससे मगध की इकोनॉमी स्ट्रोंगर हो गई। मगध लाइटर और शार्पर आयरन वेपन्स यूज करता था जिससे मिलिट्री स्ट्रेंथ में हेल्प मिली। ये हथियार आर्मी की फाइटिंग एबिलिटी को सुधारने में उन्होंने हेल्प की। सोल्जर्स को, सैनिकों को बैटल में मोर इफेक्टिव वो बनाते थे, उनके लड़ाई करने के तरीका को वो सुधारते थे। आयरन टेक्नोलॉजी ने मगध को मिलिटरीली पावरफुल बना दिया। यहाँ पर हम एक पिक्चर देखते हैं जो 5.6 फिगर है। सांची स्तूप का एक डिटेल पैनल में सोल्जर्स को एलिफेंट, हॉर्स पर सवारी करते हुए और कुछ को पैदल दिखाया गया है। ये सोल्जर्स कुशीनगर, जो आज के कुशीनगर, जो नॉर्थ इंडिया का एक शहर था, पर अटैक करते हुए और उसका घेरा यानी सीज डालते हुए दिखाया गया है। उसका उद्देश्य बुद्ध के रेलिक्स यानी अवशेष को वापस प्राप्त करना था। पैनल के लेफ्ट साइड में बुद्धा के रेलिक्स को एक एलिफेंट पर ले जाते हुए भी दिखाया गया है। सरप्लस फूड प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होने से सरप्लस फूड ग्रेन प्रोड्यूस हुए। सरप्लस का मतलब होता है इमीडिएट नीड से एक्स्ट्रा फूड प्राप्त होना, यानी आवश्यकता से ज़्यादा फूड मिल जाना। ये सरप्लस इम्पोर्टेंट था क्योंकि सब लोगों को फार्मिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोग आर्ट्स और क्राफ्ट्स पर फोकस कर सकते थे। इससे इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट मिला। अब बात करते हैं ग्रोथ ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। फूड अबंडेंस के कारण ज़्यादा लोग स्पेशलाइज होने लगे।
कुछ क्राफ्ट्समैनशिप में, कुछ आर्ट में और कुछ गुड प्रोडक्शन में स्पेशलाइज हो गए। ये प्रोडक्ट्स डिमांड में थे, किंगडम के अंदर भी और किंगडम के बाहर भी। इससे ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी मगध की बहुत ज़्यादा बढ़ी। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर, गंगा और सोन जैसी नदी मगध को जियोग्राफिकल इन्होंने बहुत फ़ायदा पहुंचाया। रिवर यूज होते थे और उन रिवर का यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रेड के लिए और गुड्स और पीपल के मूवमेंट के लिए ये नदियाँ यूज होती थी। इन नदियों से जो ट्रांसपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा फास्टर था और आसान था और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी था। इसलिए वहाँ का यानी मगध का ट्रेड भी बहुत ज़्यादा नदियों की वजह से बढ़ा। ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ट्रेड ने एम्पायर की इनकम को बढ़ा दिया। फ्लोरिशिंग ट्रेड, बढ़ते हुए ट्रेड इकोनॉमी को मजबूत करता था, स्ट्रेंथन करता था, वेल्थ इंक्रीज करता था, वहाँ की संपत्ति भी बढ़ती थी जब ट्रेड होता था। मगध की इन्फ्लुएंस को एक्सपेंड करता था, मगध का दूसरे क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ता था। ट्रेड मगध के राइज का एक मेजर रीजन यानी कारण बन गया था। महापद्मानंद एंड नंद डिनास्टी, लगभग 5th सेंचुरी BC में महापद्मानंद मगध का एक इम्पोर्टेंट राजा बन गया। उसने नंद डिनास्टी की स्थापना की, किंगडम को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। महापद्मानंद ने बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स को यूनिफाई किया, एक किया और कंट्रोल को एक्सटेंड किया। उन्होंने ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थर्न इंडिया तक अपने कंट्रोल को एक्सटेंड किया। इस एक्सपेंशन ने मगध की पावर और इन्फ्लुएंस को और भी बढ़ा दिया। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होने के बाद महापद्मानंद ने कॉइन्स यानी सिक्के जारी करना शुरू कर दिया। कॉइन्स यानी सिक्के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये ट्रेड को इजी बनाते हैं, इकोनॉमिक अथॉरिटी को शो करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कॉइन्स यानी सिक्के इशू करना किंगडम की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को बताता है। पंचमार्क सिल्वर कॉइन का वर्णन मिलता है। पंचमार्क कॉइन इंडिया के अर्लीस्ट कॉइन्स में से थे जिन पर सिंबल्स पंच किए जाते थे। ये सिक्के ट्रेड और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में यूज होते थे। यहाँ पर महापद्मानंद के पंचमार्क सिल्वर कॉइन के बारे में बताया गया है। नंद डिनास्टी की लार्ज आर्मी के बारे में ग्रीक अकाउंट्स बताते हैं कि नंद डिनास्टी के पास बहुत बड़ी ह्यूज मीन्स बहुत बड़ी आर्मी थी। लार्ज आर्मी मेंटेन करने के लिए धन, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, अबंडेंट रिसोर्स की ज़रूरत होती है। ये सिद्ध करता है कि नंद इकोनॉमिकली और मिलिटरली बहुत पावरफुल थे। धनानंद और उसकी अनपॉपुलरिटी, नंद डिनास्टी का लास्ट रूलर धनानंद था। हालांकि वो बहुत ज़्यादा रिच था लेकिन वो अनपॉपुलर हो गया क्योंकि उसने लोगों को ऑप्रेस किया यानी उनका उत्पीड़न किया और पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट किया यानी उनको शोषण किया। ऑपरेशन और एक्सप्लॉइटेशन, उत्पीड़न और शोषण ने पीपल में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर दिया यानी वो राजा से सेटिस्फाइड नहीं थे। फॉल ऑफ नंद एम्पायर, धनानंद की अनपॉपुलर रूल्स की वजह से नंद एम्पायर कमज़ोर हो गया, कॉन्क्वेस्ट के लिए वनरेबल बन गया। कॉन्क्वेस्ट के लिए वनरेबल का मतलब इसको आसानी से जीता जा सकता था। इवेंचुअली अचानक नंद एम्पायर कॉन्क्वेयर होकर एब्जॉर्ब हो गया और अब ये मौर्य एम्पायर में बदल गया। राइज ऑफ मौर्य एम्पायर, नंद के फॉल ने नंद वंश के हारने से मौर्य एम्पायर के राइज का पाथ क्लियर हो गया। मौर्य एम्पायर बाद में इंडियन हिस्ट्री के सबसे बड़े एम्पायर में से एक बना, हाईली ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल एम्पायर बन गया।
इस तरह मगध की ग्रोथ ने इंडिया के फर्स्ट ग्रेट एम्पायर की फॉर्मेशन की फाउंडेशन यानी आधारशिला रखी। इस प्रकार यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि मगध कैसे एक पावरफुल किंगडम से एक ग्रेट एम्पायर की फाउंडेशन बना। मगध का राइज जो पॉसिबल हुआ वो फर्टाइल लैंड की वजह से, नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, आयरन टेक्नोलॉजी की वजह से, स्ट्रॉन्ग रूलर्स की वजह से, एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से, ट्रेड रूट की वजह से, रिवर ट्रांसपोर्ट की वजह से और मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से ये बहुत ज़्यादा राइज हुआ दूसरे महाजनपद की तुलना में। यहाँ पर जो पैसेज है वो बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड की इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल एक्सपेंशन और डिनास्टी का राइज और फॉल के बारे में। ओवरऑल ये शो करता है कि जियोग्राफी, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और लीडरशिप मिलकर कैसे एक पावरफुल एम्पायर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर पाणिनि और संस्कृत ग्रामर के बारे में है कि पैसेज की शुरुआत में फेमस संस्कृत ग्रामेरियन पाणिनि से होती है, जो लगभग 5th सेंचुरी BC में नंद डिनास्टी के टाइम पर रहा करते थे। पाणिनि फेमस हैं क्योंकि उन्होंने अष्टाध्यायी कंपोज की थी, अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी एक एंशिएंट संस्कृत ग्रामर ग्रंथ है जिसमें 996 शॉर्ट छोटे सूत्र हैं। सूत्र का मतलब शॉर्ट और प्रेसाइज स्टेटमेंट या रूल्स होते हैं, या कीमती स्टेटमेंट्स या कुछ नियम्स होते हैं, वो सूत्र कहलाते हैं। ये रूल्स संस्कृत ग्रामर को समझने में हेल्प करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करने में हेल्प करते हैं। पाणिनि का काम बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसने संस्कृत ग्रामर को साइंटिफिक वे में ऑर्गेनाइज किया था। उसका प्रभाव सेंचुरी तक लैंग्वेज स्टडीज पर बना रहा। आज भी स्कॉलर्स पाणिनि को वर्ल्ड हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट ग्रामेरियन में काउंट करते हैं। दोनों थोड़ा डिजी फील कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग मगध राइज। जब मगध का राइज हो रहा था तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या घटनाएं घट रही थी। जब ईस्टर्न इंडिया में मगध पावरफुल बन रहा था तब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हो रहे थे। इस रीजन में छोटे छोटे किंगडम्स थे और एंशियंट ट्रेड रूट थे जो इंडिया को मेडिटेरियन वर्ल्ड से कनेक्ट करते थे। यानी जो वेस्ट में मेडिटेरियन वर्ल्ड है, मेडिटेरियन सी के चारों ओर, उनसे कनेक्ट करते थे। इसी रूट्स की वजह से ट्रेड बढ़ा था और कल्चरल कॉन्टैक्ट डेवलप हुए थे। ग्रीक अकाउंट के अकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट किंगडम था पौरवाज किंगडम। पौरवाज किंगडम जिसका राजा था किंग पोरस। तो ये जो पिक्चर है इसमें 5.9 अलेक्जेंडर कंपेन एंड एम्पायर, जो अलेक्जेंडर आया था उसके बारे में। ये पिक्चर अलेक्जेंडर के एम्पायर और उसके मिलिट्री कंपेन का रूट दिखाता है। इससे हमें पता चलता है कि अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी के साथ कितनी लंबी और डिफ़िकल्ट जर्नी की थी। लेफ़्ट वाले मैप में अलेक्जेंडर का एम्पायर, ऑरेंज कलर वाला एरिया जो है अलेक्जेंडर के एम्पायर को दिखाता है। उसका एम्पायर ग्रीस से लेकर इजिप्ट, पर्सिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक फैला हुआ था। मैप में इम्पोर्टेंट बैटल्स और सिटीज दिखाई गई हैं जैसे ग्रेनिकस, इसूस, गोगामेला, बेबीलोन, सूसा, परसेपोलिस और हाइडेस्पिस, झेलम रिवर। इन बैटल्स में विक्ट्री जीत हासिल करके अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्पायर को जीता था। उनका एम्पायर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स तक फैला हुआ था, जो उस समय के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था। राइट वाले मैप में अलेक्जेंडर का रूट दिखाया गया है इंडिया में। ये मैप स्पेशली इंडिया में अलेक्जेंडर की मूवमेंट को दिखाता है। अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब रीजन तक आया। उसने राजा पोरस के साथ हाइडेस्पिस, झेलम रिवर के पास एक लड़ाई लड़ी। बैटल यानी लड़ाई को जीतने के बाद भी उसकी आर्मी थक चुकी थी।
सोल्जर और आगे गंगा वैली की तरफ बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। उसकी आर्मी का एक हिस्सा मकरान तट और सिंध के रास्ते पर्शियन की तरफ चला गया। ये रूट बहुत डिफ़िकल्ट था। कई सोल्जर्स थर्स्ट यानी प्यास, हंगर, भूख और बीमारी से मर चुके थे। ये मैप दिखाता है कि अलेक्जेंडर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री लीडर था। उसने नॉन वर्ल्ड के बहुत बड़े हिस्सा को जीता था। उसकी इंडिया कैंपेन ने ग्रीक्स और इंडियन के बीच कल्चरल कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया था, लेकिन उसका एम्पायर बहुत बड़ा होने के कारण उसकी डेथ के बाद ज़्यादा समय तक यूनाइट नहीं रह सका। ये पिक्चर अलेक्जेंडर की एम्बिशन, मिलिट्री स्ट्रेंथ और वास्ट एम्पायर को दिखाती है। साथ ही ये भी बताती है कि इतने बड़े एम्पायर को मेंटेन करना कितना कठिन था और कैसे इंडिया तक पहुंचने के बाद उसकी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा गया है। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का एक यंग और पावरफुल ग्रीक राजा था। मैसिडोनिया ग्रीस के पास में लोकेटेड एक किंगडम था। अलेक्जेंडर मिलिट्री कैंपेन के लिए और वास्ट बड़ी टेरिटरीज जीतने के लिए एम्बिशन के लिए अलेक्जेंडर बहुत प्रसिद्ध हुआ। अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्पायर पर अटैक किया क्योंकि वो अर्लियर पर्शियन इन्वेशंस ऑफ ग्रीस का बदला लेना चाहता था। इंटरेस्टिंगली, पर्शियन आक्रमण के टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ इंडियन सोल्जर पर्शियन की साइड से ग्रीक्स के खिलाफ लड़ रहे थे। ये दिखाता है कि एंशियंट इंडिया ऑलरेडी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इवेंट से जुड़ा हुआ था। अलेक्जेंडर ने सक्सेसफुली पर्शियन एम्पायर को हरा दिया। परिणाम स्वरूप ग्रीक इन्फ्लुएंस वाइडली सेपरेट हो गया और ग्रीक कल्चर मैनी रीजन तक पहुंच गया। उसका एम्पायर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैल गया। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के लार्जेस्ट एम्पायर में से एक बन गया। ग्रीक रूल के फैलने के साथ साथ ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक आर्ट, आर्किटेक्चर, आइडिया और फिलॉसफी भी फैलने लगे। इस कल्चर को हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस कहा जाता है। बाद में ग्रीक कल्चर बहुत सी लोकल ट्रेडिशन के साथ मिक्स हो गई। पर्सिया वापस जाने के बाद अलेक्जेंडर को रेबेलियंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर बाद वो बीमार हो गया और बेबीलोन में 32 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। उसकी अर्ली डेथ ने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी क्योंकि एम्पायर बहुत ह्यूज था यानी बड़ा था। स्ट्रॉन्ग सक्सेसर कोई था नहीं। परिणाम स्वरूप जनरल्स ने एम्पायर डिवाइड कर दिया, जो वहाँ जनरल नियुक्त किए गए थे अलेक्जेंडर के द्वारा, और सत्राप्स ने अपने किंगडम्स एस्टेब्लिश कर लिए। इस तरह एम्पायर टूट गया। अलेक्जेंडर्स कैंपेन इन इंडिया। अलेक्जेंडर एंड ऑफ द वर्ल्ड तक पहुंचना चाहता था, इसलिए वो फर्दर ईस्ट मूव करके इंडिया पहुंच गया। पंजाब में उसने किंग पोरस के साथ लड़ाई की और पोरस को हरा दिया। यहाँ इस पिक्चर में ग्रीक कॉइन दिखाया गया है, अलेक्जेंडर और पोरस। ये कॉइन शायद बैटल ऑफ हाइडास्पिस यानी झेलम रिवर के एक सीन को दिखाता है, जो अलेक्जेंडर और राजा पोरस के बीच में 326 बीसी में लड़ाई लड़ी गई थी। इस सिक्के में अलेक्जेंडर को घोड़े पर सवार दिखाया गया है जो अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ पोरस को एक बड़े हाथी पर सवार दिखाया गया है। ये इमेज ग्रीक कैवेलरी यानी हॉर्स सोल्जर्स और इंडियन वॉर एलिफेंट्स के बीच के डिफरेंस को हाईलाइट करती है। ये सिक्का शायद अलेक्जेंडर की मिलिट्री विक्ट्री और अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। साथ ही ये पोरस की बहादुरी और इम्पोर्टेंस को भी दिखाता है, क्योंकि सिर्फ एक पावरफुल ओपोनेंट को, विरोधी को ही ऐसे कॉइन्स पर दिखाया जाता है। लेकिन जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा था तो लोकल ट्राइब्स और रूलर्स का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना उसको करना पड़ा। तो
पैसेज बताता है कि सेवरल सिटीज अटैक हुई, कई शहरों पर आक्रमण हुए, मैनी पीपल मैसेक्रे किए गए यानी हत्याएं की गई। ग्रीक रिकॉर्ड मेंशन करते हैं कि इसमें औरतें भी पुरुषों की साइड से साइड बाय साइड लड़ाई में भाग ले रही थी। ये लोकल पीपल की बहादुरी और रेजिस्टेंस को शो करता है। एक लड़ाई में अलेक्जेंडर खुद सीरियसली घायल हो गया। ये शो करता है कि इंडियन रेजिस्टेंस पावरफुल कॉन्क्वेरर के लिए भी डेंजरस था। जब अलेक्जेंडर गंगा रिवर की तरफ डीपर इंडिया में मूव करने लगा तो सोल्जर थक गए थे, होमसिक फील करने लगे। फाइट कंटिन्यू करने की इच्छा विल उन्होंने खो दी थी। उन्होंने फर्दर इंडिया में मूव करने से मना कर दिया। इस वजह से अलेक्जेंडर को रिट्रीट करना पड़ा यानी वापस होना पड़ा। अलेक्जेंडर पर्शिया को रिटर्न हो गया। वह कोस्टल रूट के थ्रू ईरान के हार्श बहुत मुश्किल डेजर्ट रीजन के साथ साथ वह वापस हुआ और इस यात्रा के दौरान बहुत से सोल्जर्स उसके भूख, प्यास और बीमारियों से मारे गए। इसलिए ये जर्नी उसकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट साबित हुई। अलेक्जेंडर एंड जिम्नोसॉफिस्ट पैसेज अलेक्जेंडर की मीटिंग इंडियन सेज के साथ डिस्क्राइब करता है। ग्रीक जो होते हैं इन सेज को, इन संतों को जिम्नोसॉफिस्ट कहते हैं यानी नेक्ड फिलोसफर्स। शायद ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वे बहुत ही लिटिल क्लॉथिंग यानी छोटे कपड़े पहनते थे, सिंपल लाइफ जीते थे। ये सेज यानी संत फेमस थे अपनी विजडम के लिए और डीप फिलोसॉफिकल थिंकिंग के लिए। अलेक्जेंडर ने सेज से क्वेश्चन किया, डिफ़िकल्ट रिडल्स और ट्रिकी क्वेश्चंस उनसे पूछे। उन्होंने वार्निंग दी कि रॉन्ग आंसर देने वालों को मौत यानी डेथ की सज़ा दी जाएगी। लेकिन उन सेज ने आंसर दिए बहुत ही शांतिपूर्वक, काल्मली और वाइजली, बुद्धिमानी से और इंटेलिजेंटली। उनकी विजडम और कॉन्फिडेंस ने अलेक्जेंडर को इम्प्रेस कर दिया। फाइनली उसने सबको छोड़ दिया, स्पेयर कर दिया। ये स्टोरी लेटर फेमस हिस्टोरिकल एनकाउंटर बन गई। क्वेश्चन अबाउट लाइफ एंड डेथ। अलेक्जेंडर ने पूछा, विच इज स्ट्रोंगर, लाइफ और डेथ? एक सेज ने आंसर दिया, लाइफ, बिकॉज इट एंड्योर्स वाइल डेथ डज नॉट। इसका आंसर का मतलब था कि लाइफ ग्रोथ, एक्शन और मेमोरीज के थ्रू कंटिन्यू करती है, डेथ एग्जिस्टेंस को एंड कर देती है। ये डीप फिलोसॉफिकल थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन अबाउट बीइंग लव्ड। अलेक्जेंडर ने पूछा, हाउ कैन ए मैन बी मस्ट लव्ड? कि एक आदमी कैसे बहुत ज़्यादा प्यारा हो सकता है। सेज ने रिप्लाई दिया, इफ़ ही इज़ मोस्ट पावरफुल एंड यट डज नॉट इंस्पायर फियर। कि कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल है लेकिन फिर भी वो किसी को डराता नहीं है। इसका मतलब ट्रूली ग्रेट रूलर रेस्पेक्टेड होना चाहिए, फियर्ड नहीं, डरावना नहीं। गुड लीडरशिप काइंडनेस और जस्टिस पर बेस्ड होनी चाहिए, टेरर पर नहीं। यानी जो लीडरशिप है वो काइंडनेस और जस्टिस, न्याय पर आधारित होनी चाहिए, डर पर नहीं। ये आंसर इनडायरेक्टली अलेक्जेंडर के लिए भी एक सबक था। मीटिंग ऑफ ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफीज। हिस्टोरियन इन कन्वर्जेशन को ग्रीक और इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन का मीटिंग पॉइंट मानते हैं। ग्रीक फिलोसॉफी फोकस करती थी लॉजिक पर, डिबेट पर और नॉलेज पर, और इंडियन फिलोसफी फोकस करती थी विजडम पर, स्पिरिचुअलिटी पर और एथिक्स पर। ये इंटरेक्शन कल्चरल एक्सचेंज का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बन गया। ऊपर ये जो पैसेज है ये इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर कैसे एक्सपेंड हुआ, ग्रीक इन्वेजन्स, आक्रमण कैसे हुए, कल्चरल इंटरेक्शंस, इंडियन रेजिस्टेंस, फिलोसॉफिकल एक्सचेंजेज, ये सभी के बारे में ये डिस्कस करता है। ये पाणिनि का क्या कंट्रीब्यूशन था, अलेक्जेंडर की मिलिट्री एम्बिशन क्या थी
और सत्रैप सिस्टम क्या था, इंडियन किंगडम की क्या बहादुरी थी और इंडियन सेज की बुद्धिमानी के बारे में भी ये बताता है। ओवरऑल पैसेज शो करता है कि एंशियंट इंडियन फॉरेन पावर के साथ सिर्फ वॉरफेयर के थ्रू नहीं बल्कि आइडिया, फिलॉसफी और कल्चरल एक्सचेंज के थ्रू भी इंटरेक्ट करता था। द माइटी मौर्याज, शक्तिशाली मौर्य वंश का उदय। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की ब्रीफ जर्नी के बाद पैसेज फिर से मगध की तरफ रिटर्न करता है, जहां नंद एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था। अराउंड 321 बीसी में अलेक्जेंडर के इंडिया छोड़ने के कुछ साल बाद एक न्यू डिनास्टी और एक न्यू एम्पायर एमर्ज हुआ, जिसे मौर्य एम्पायर कहा गया। इस मौर्य एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश किया। मौर्य एम्पायर ने नंद एम्पायर की टेरिटरी को एब्जॉर्ब कर लिया और फर्दर एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। ये एम्पायर बाद में इंडियन हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट एम्पायर में से एक बना। यहाँ पिक्चर 5.13 में ये मैप मौर्य एम्पायर की जियोग्राफिकल एक्सटेंट को दिखाता है। ऑरेंज कलर वाला एरिया मौर्य एम्पायर के टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है। इस मैप से हमें पता चलता है कि मौर्य एम्पायर एंशियंट इंडिया के सबसे बड़े एम्पायर में से एक था। एक्सटेंट ऑफ एम्पायर, मौर्य एम्पायर नॉर्थ में अफगानिस्तान से कंधार और तक्षशिला तक फैला हुआ था। ईस्ट में बंगाल के तैमरालिप्ती तक इसका कंट्रोल था, तैमरालिप्ती तक। साउथ में अमरावती और सुवर्णगिरी तक एम्पायर फैला हुआ था। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के कई इम्पोर्टेंट रीजन्स भी एम्पायर के हिस्सा थे। ये बहुत बड़ी टेरिटरी मौर्यन रूलर की मिलिट्री स्ट्रेंथ और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को दिखाता है। कैपिटल एंड इम्पोर्टेंट सिटी, पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना मौर्य एम्पायर की मेन राजधानी थी। रीजनल कैपिटल में तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली, सुवर्णगिरी जैसे सेंटर्स शामिल थे। इम्पोर्टेंट सिटीज जैसे कौशाम्बी, मथुरा, सारनाथ, वैशाली, राजगृह, विदिशा और सांची भी इस मैप में दिखाए गए हैं। इन सिटीज का रोल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड, कल्चर के सेंटर के रूप में था। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर, मैप में कई इम्पोर्टेंट रिवर भी दिखाई गई हैं। इंडस, झेलम, ब्यास, सतलुज, यमुना, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। ये रिवर्स इरिगेशन में हेल्प करती थी, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के रूट प्रोवाइड करती थी, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती थी। इसी वजह से मौर्य इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बनी रही। ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, एम्पायर के डिफरेंट रीजन्स रोड्स और रिवर रूट से कनेक्टेड थे। इससे ट्रेड को बूस्ट मिला, ट्रेड में काफ़ी इजाफा हुआ, गुड्स और आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन को दूर दराज रीजन तक कंट्रोल मेंटेन करने में मदद मिली। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ये मैप दिखाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसके सक्सेसर ने एक वास्ट एम्पायर एस्टैब्लिश किया। मौर्य एम्पायर ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लार्ज पार्ट को पॉलिटिकल यूनिटी दी। स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड नेटवर्क और कम्युनिकेशन सिस्टम ने एम्पायर को पावरफुल बना दिया। इस प्रकार ये फिगर 5.13 मौर्य एम्पायर की वास्ट साइज, स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ सिटीज, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को दिखाता है। ये मैप एक्सप्लेन करता है कि मौर्य कैसे एंशिएंट इंडिया के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल रूलर्स बन गए। रोल ऑफ कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य की सक्सेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कौटिल्य ने। कौटिल्य एक हाईली इंटेलिजेंट मेंटर थे, पॉलिटिकल थिंकर थे और एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने अपनी नॉलेज यूज करके पॉलिटिक्स में, गवर्नेंस में और इकोनॉमिक्स में और मौर्य एम्पायर को बहुत मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड बनाने में हेल्प की। बुद्धिस्ट ग्रंथों के अनुसार कौटिल्य की स्टोरी, कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के टीचर थे। तक्षशिला एंशिएंट वर्ल्ड की वर्ल्ड रिनोड यानी पूरे दुनिया में जानी पहचानी यूनिवर्सिटी थी। मॉडर्न डे तक्षशिला पाकिस्तान में लोकेटेड है। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स और साइंस का एक इम्पोर्टेंट सेंटर थी। कौटिल्य और धनानंद
कौटिल्य की फेमस स्टोरी धनानंद के कोर्ट से स्टार्ट होती है। जैसे कि एक्सप्लेन किया जा चुका है कि धनानंद बहुत हाईली अनपॉपुलर रूलर बन चुका था, उससे लोग घृणा करते थे। कौटिल्य ने धनानंद को एडवाइज किया, उसको सलाह दी कि वो अपने रॉन्ग वेज चेंज कर दे, जो उसके गलत तरीके थे उनको चेंज कर दे, अदरवाइज उसका एम्पायर कोलैप्स हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन धनानंद एंग्री हो गया और उसने कौटिल्य को इंसल्ट किया और कोर्ट से उसने उसको बाहर निकाल दिया। ये इंसिडेंट कौटिल्य के लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। कौटिल्य ने शपथ ली। कोर्ट से इंसल्ट होकर निकले जाने के बाद कौटिल्य ने शपथ ली कि वो एविल नंद रूल को एंड कर देगा, बुरे नंद रूल शासन को ख़त्म कर देगा। ये वो लेटर मौर्य एम्पायर के राइज का सबसे बड़ा कारण बन गया। राइज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ओरिजिन और एडवेंचर के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ स्टोरीज हैं, लेकिन सब स्टोरीज का कॉमन थीम ये है कि चंद्रगुप्त ने नंद को ओवरथ्रो कर दिया था, यानी उनके सिंहासन को ख़त्म कर दिया था और मगध पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया। इस तरह मौर्य रूल्स की शुरुआत बिगनिंग हुई। एडवांटेज ऑफ मगध के पास ऑलरेडी मैनी एडवांटेज थे। गुड जियोग्राफिकल लोकेशन पहले से ही थी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सिस्टम था और फ्लोरिशिंग ट्रेड था। ये फैक्टर्स मौर्य एम्पायर की ग्रोथ में हेल्प करते थे। रोल ऑफ कौटिल्याज स्ट्रेटजी। इन एडवांटेज के साथ कौटिल्य की स्ट्रेटेजिक एडवाइस ने चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे एम्पायर को एक्सपेंड करने में फैलने में मदद की। कौटिल्य मास्टर स्ट्रेटजिस्ट माने जाते थे। उनकी प्लानिंग और पॉलिसीज मिलिट्री एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक मैनेजमेंट में बहुत ही यूजफुल साबित हुई। डिफीट ऑफ ग्रीक सत्राप्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर के छोड़े हुए ग्रीक सत्राप्स को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हरा दिया। सत्राप्स प्रोविंशियल गवर्नर होते थे। ग्रीक सत्राप्स को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्ट रीजन को अपने एम्पायर में मिला लिया। इससे मौर्य एम्पायर और ज़्यादा पावरफुल बन गया। एक्सपेंशन ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर धीरे धीरे एक्सपेंड होकर फैल चुका था, नॉर्थर्न प्लेन से लेकर दक्कन प्लेट तक। ये इंडिया के लार्जेस्ट एम्पायर में से एक बन गया। एक्सपेंशन स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को और इफेक्टिव लीडरशिप को बताता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ग्रीक्स को हराने के बाद भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन किए। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का मतलब फ्रेंडली, पॉलिटिकल और ऑफिशियल रिलेशंस दोनों स्टेट्स के बीच बनाए रखना। ये बताता है कि मौर्य वॉरफेयर के साथ, युद्ध के साथ साथ डिप्लोमेसी भी यूज करते थे। मेगास्थनीज इन मौर्य कोर्ट। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कोर्ट में ग्रीक हिस्टोरियन और एक डिप्लोमेट मेगास्थनीज को बुलाया था। मेगास्थनीज इंडिया ट्रैवल करने वाला ग्रीक एम्बेसडर था। उसने अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस लिखे और उसने अपने ऑब्जर्वेशंस इंडिका नामक बुक में लिखे। इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया के बारे में अर्लीस्ट सबसे पहली रिटन ग्रीक अकाउंट में से एक है। अनफॉर्चुनेटली ग्रीक ओरिजिनल बुक गुम हो गई, लेकिन बाद वाले ग्रीक स्कॉलर्स ने उसके कुछ एक्सपर्ट्स क्वेट किए, जिनसे हिस्टोरियन को एंशिएंट इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इंडिका क्या डिस्क्राइब करती थी? मेगास्थनीज ने मौर्य की एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, सिटीज, इकोनॉमी, कल्चर को एक्सप्लेन किया था। उसके अकाउंट्स हिस्टोरियन के लिए वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्स माने जाते हैं। ओवरऑल यदि बात करें मौर्य एम्पायर किस तरीके से उदय हुआ, ये हमने इनमें पढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या क्या अचीवमेंट थी ये हमने पढ़ा, और कौटिल्य का क्या कंट्रीब्यूशन था, और नंस कैसे फॉल हुए, एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर कैसे हुआ, और ग्रीक और मौर्य के क्या रिलेशनशिप थे, इसके बारे में हमने पढ़ा। और इसमें हमने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग,
डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्सपेंशन और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। ओवरऑल ये शो करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर एक पावरफुल और हाईली ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर एस्टैब्लिश्ड किया, जो इंडियन हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एम्पायर में गिना जाता है। कौटिल्य कंसेप्ट ऑफ किंगडम। कौटिल्य के पास एक क्लियर विजन था कि एक किंगडम राज्य को कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए और कैसे स्ट्रॉन्ग और उसको स्टेबल बनाया जा सकता है। उसने अपने फेमस वर्क अर्थशास्त्र में गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स की डिटेल के रूल दिए। उसने अर्थशास्त्र में सरकार कैसे चलाई जाती है, गवर्नेंस और इकोनॉमिक्स यानी आर्थिक स्थिति के ऊपर डिटेल रूल बताए। अर्थशास्त्र का लिटरल मीनिंग है कि साइंस ऑफ गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये एंशिएंट इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रंथ यानी आर्थिक ग्रंथ माना जाता है। एरिया कवर्ड इन अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने कई इम्पोर्टेंट एरिया के लिए डायरेक्टिव्स दिए थे। उन्होंने डिफेंस, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर और पीपल्स वेलफेयर के लिए बहुत सारे डायरेक्टिव निर्देश उन्होंने दिए थे। ये शो करता है कि वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट स्टेट बनाना चाहता था। मीनिंग ऑफ सप्तांग। कौटिल्य का एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कंसेप्ट था जिसे हम सप्तांग कहते हैं। सप्तांग का मतलब है 7 पार्ट ऑफ द किंगडम। कौटिल्य के अनुसार एक सक्सेसफुल किंगडम इन 7 इम्पोर्टेंट पार्ट से मिलकर बनता है। ये 7 पार्ट्स टुगेदरली एक साथ एक सेटल्ड, वेल प्रोटेक्टेड और एक समृद्ध किंगडम, प्रॉस्पेरस किंगडम बनाते हैं। सप्तंग का जो पर्पज है, उद्देश्य है, कौटिल्य के अनुसार किंगडम को मेंटेन किया जाना चाहिए वॉरफेयर के थ्रू जब ज़रूरत हो और एलियंस और पीस के लिए जब पॉसिबल हो। इसका मतलब शासक को, रूलर को दोनों मिलिट्री पावर और डिप्लोमेसी यूज करनी चाहिए। ये बैलेंस्ड गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है। जो 7 पार्ट्स किंगडम के उन्होंने डिस्क्राइब किए, उनमें पहला जो है किंग किंगडम का सेंट्रल अथॉरिटी होता है। उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जैसे गवर्नेंस, शासन चलाना, लोगों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कौटिल्य के अनुसार किंग जो राजा है वो वाइज, बुद्धिमान, डिसिप्लिन्ड और रेस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरा जो पार्ट है मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स, जिसे आमत्या कहते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? इसमें काउंसिलर्स, मिनिस्टर्स और कुछ ऊंचे अधिकारी, हायर ऑफिशियल्स लोग रहते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उनको लागू करते हैं, किंग को एडवाइस देते हैं, राजा को सलाह देने का काम करते हैं। एफिशिएंट, योग्य ऑफिशियल्स स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी थे। जो तीसरा पार्ट है टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, जिसे जनपद कहा जाता था। जनपद का मतलब होता है स्टेट की टेरिटरी और उसमें रहने वाले लोग। एक किंगडम के लिए फर्टाइल लैंड, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी थे। स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन और रिसोर्सेज किंगडम की प्रॉस्पेरिटी का आधार होते थे, बेस होते थे। जो चौथा पार्ट है ट्रेजरी, कोष। ट्रेजरी का मतलब होता है किंगडम का वेल्थ और रिसोर्स, कि किंगडम का संसाधन क्या है और धन उसका क्या है, संपत्ति क्या है। ट्रेजरी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि आर्मी मेंटेन करनी होती थी, पब्लिक वर्क्स भी करने होते थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी चलानी होती थी। स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को शो करती है। जो पांचवा पार्ट है किसी एम्पायर को चलाने के लिए, फोर्टिफाइड टाउन्स एंड सिटीज, जिन्हें हम हिंदी में दुर्ग कहते हैं। दुर्ग का मतलब होता है फोर्टिफाइड टाउन्स और सिटीज, ऐसे नगर और शहर जिनकी किलेबंदी की गई है। ये शहर, ये सिटीज एनिमीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी, दुश्मनों से सुरक्षा देने का काम करती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होती थी। फोर्टिफिकेशन जो किलेबंदी, सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए इम्पोर्टेंट थी। सिक्स्थ जो पॉइंट है फोर्स ऑफ डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, यानी पनिशमेंट का क्या तरीका है। दंड का मतलब होता है आर्मी और लॉ एनफोर्समेंट सिस्टम। इसमें सोल्जर्स
पुलिस लाइक फोर्स और जुडिशियल अथॉरिटीज शामिल होती हैं। इनका उद्देश्य था किंगडम को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और क्राइम को कंट्रोल करना। जो 7th पॉइंट आता है वो है एलाइज। एलाइज जिसमें संधि होती हैं दो राज्यों के बीच में, दो राजाओं के बीच में। मित्र का मतलब होता है फ्रेंडली स्टेट और एलाइज। एलाइज भी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि वे एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करते थे। युद्ध में, वॉर में वो एक दूसरे की हेल्प करते थे और पीस, शांति मेंटेन करने में वो यूजफुल होते थे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस किंगडम की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। लॉ एंड ऑर्डर की इम्पोर्टेंस के बारे में कौटिल्य ने सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को बहुत इम्पोर्टेंट माना था। उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसरी थी ताकि क्राइम कंट्रोल हो सके और करप्शन घट सके, रिड्यूस हो सके और पीपल सुरक्षित रहें। लॉ अगेंस्ट करप्शन, कौटिल्य ने करप्शन के अगेंस्ट डिटेल लॉ बनाए थे और पनिशमेंट को स्पेसिफाई किया था उन लोगों के लिए जो पीपल के वेलफेयर के खिलाफ काम करते थे। ये शो करता है कि गुड गवर्नेंस और ऑनेस्टी को इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्रों की क्या इम्पोर्टेंस थी। कौटिल्य कहते थे कि ए किंग शैल इंक्रीज हिज पावर बाय प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल्स। एक राजा अपनी पावर को, शक्ति को तभी बढ़ाएगा जब वो लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। उसके अकॉर्डिंग कंट्री साइड इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन सोर्स था, यानी ग्रामीण क्षेत्र इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण सोर्स था। कंट्री साइड इम्पोर्टेंट थे क्योंकि एग्रीकल्चर गाँव में होती थी, फूड प्रोडक्शन गाँव से ही होता था और इकोनॉमी का फाउंडेशन भी रूरल एरिया यानी देहात यानी ग्रामीण क्षेत्र थे। इसलिए राजा को विलेज और कंट्री साइड का स्पेशल केयर लेना चाहिए था, उनकी स्पेशल देखभाल करनी चाहिए थी। स्पेशल फेवर ऑफ बेनिफिशियल वर्क, कौटिल्य सजेस्ट करता था कि राजा को उन लोगों को एनकरेज करना चाहिए जो एनबैंकमेंट्स बिल्ड करें, यानी जो बांध बनाते थे, रोड ब्रिज बनाएं, सड़कों को और पुलों को जो बनाएं, और विलेज ब्यूटी करें, यानी गांव को साफ़ सुथरा रखें, ब्यूटीफाई करें और विलेज को प्रोटेक्ट करें। ये एक्टिविटी पब्लिक वेलफेयर को बढ़ाती थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी सपोर्ट करती थी। कौटिल्याज फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस, कौटिल्य की सेंट्रल फिलॉसफी इंडियन वैल्यूज के अकॉर्डिंग थी। उनका फेमस स्टेटमेंट है, इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट लाइज द किंग्स हैप्पीनेस, इन देयर वेलफेयर हिज वेलफेयर। इसका मतलब है एक राजा की खुशी, हैप्पीनेस, लोगों की खुशी से जुड़ी हुई है और किंग का वेलफेयर यानी राजा की भलाई पीपल की वेलफेयर पर डिपेंड करती है। पीपल्स इंटरेस्ट फर्स्ट, कौटिल्य के अनुसार चाहे राजा कितना भी पावरफुल हो, उसे लोगों के इंटरेस्ट को सबसे पहले प्लेस देना चाहिए, यानी सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। गुड रूलर वही माना जाता है, एक अच्छा शासक वही माना जाता है जो पब्लिक वेलफेयर को प्रायोरिटी दे, जस्टिस मेंटेन करे और सोसाइटी को समृद्ध बनाए, प्रॉस्पेरस बनाए। इस प्रकार ये पैसेज एक्सप्लेन करता है कि कौटिल्य का पॉलिटिकल फिलॉसफी किस तरीके का था और गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट के बारे में जो कौटिल्य ने दिया था, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और वेलफेयर स्टेट का आइडिया जो कौटिल्य के द्वारा दिया गया, और बैलेंस्ड यूज ऑफ वॉरफेयर एंड डिप्लोमेसी, यानी वॉरफेयर युद्ध नीति और डिप्लोमेसी का एक बैलेंस तरीके से यूज करना। इस प्रकार जो हमने ऊपर पढ़ा, इसमें सप्तंग थ्योरी, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में हमने पढ़ा, पब्लिक वेलफेयर और गांव की क्या इंपॉर्टेंस थी, और ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। ओवरऑल ये शो करता है कि कौटिल्य एक हाईली इंटेलिजेंट पॉलिटिकल थिंकर थे जिसके आइडिया ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस और पीपल की वेलफेयर पर आधारित थे। द किंग हु चूज पीस, मौर्य डिनास्टी का एक और फेमस शासक था अशोका। अशोका जो 268 से 232 BCE तक रहे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे। अशोक की हिस्ट्री में मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं और रिलीजियस कंट्रीब्यूशन के लिए भी इसको जाना जाता है। अशोकाज अर्ली एम्बिशन, जो अशोका उद्देश्य था, एम्बिशन था, अपने रीजन के बिगिनिंग्स में, शुरुआत में अशोक बहुत एम्बिशियस था। उसने एक वास्ट एम्पायर इनहेरिट किया था, यानी उसको विरासत में एक बहुत बड़ा एम्पायर मिला था, लेकिन उसने एम्पायर को और भी ज़्यादा फैला दिया, एक्सपेंड किया। उसका एम्पायर ऑलमोस्ट एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट,
पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करता था, जिसमें प्रेजेंट डे बांग्लादेश और प्रेजेंट डे पाकिस्तान और पार्ट्स ऑफ अफ़गानिस्तान भी शामिल थे। सिर्फ सदर्न मोस्ट रीजन उसके एम्पायर का पार्ट नहीं था, यानी साउथ इंडिया में वो कुछ पार्ट था जो उसके अधीन नहीं हुआ था। ये शो करता है कि अशोका एक पावरफुल कॉन्क्वेरर था। मौर्य एम्पायर अपनी मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहुंच गया था। इससे संबंधित एक वॉर है कलिंग वॉर। अशोका की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना कलिंग वॉर। कलिंगा मॉडर्न डे उड़ीसा रीजन में था। अशोका ने कलिंगा पर अटैक किया और एक फेरोशियस वॉर फाइट की। फेरोशियस का मतलब क्रूरता से यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी गई। युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ, बर्बादी हुई, बहुत से लोग मारे गए। बैटलफील्ड पर एनॉर्मस डेथ और सफरिंग्स देखकर, बहुत ज़्यादा मौतें और उनके दुखों को देखकर अशोका बहुत ही डीपली गहराई से अफेक्टेड हुए। अशोका ने शांति को चुना। कलिंग वॉर के बाद अशोका ने वॉयलेंस यानी हिंसा छोड़ने का फैसला ले लिया। उसने पीस, शांति और नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते को अपना लिया, एडॉप्ट कर लिया। ये सीख बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर थी। बुद्धा की जो शिक्षा थी उनसे वो प्रभावित हुए। अशोका ने वॉरफेयर की जगह पर धर्म और कंपेंसेशन को इम्पोर्टेंस दी। यहाँ पर कॉम्पैशन का मतलब करुणा से होता है। ये उसकी पर्सनैलिटी और रूल्स में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन था, एक बदलाव था। वाई डिड अशोका मेंशन द वॉर? पैसेज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है, उठाता है। अशोका चाहता तो कलिंग वॉर को हाइड कर सकता था ताकि फ्यूचर जनरेशन उसे सिर्फ पीसफुल रूलर के रूप में देखें, लेकिन उसने अपने अभिलेख में एडिक्ट्स में वॉर को मेंशन किया, युद्ध को बताया। पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि वो ऑनेस्टली अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहता था। वो लोगों को वॉयलेंस यानी हिंसा के खतरे समझाना चाहता था। वो अपने मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन को शो करना चाहता था। ये उसकी सिंसियरिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन को शो करता है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट टीचिंग्स एक्सेप्ट करने के बाद अशोका ने एमिसरीज भेजे। एमिसरीज का मतलब उन्होंने दूत भेजे। एमिसरीज का मतलब होता है ऑफिशियल मैसेंजर या फिर रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने श्रीलंका, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया और बहुत से दूसरे रीजन में ट्रैवल किया। उनका उद्देश्य बुद्ध का मैसेज को फैलाना था। इससे बुद्धिज्म इंडिया के बाहर भी स्प्रेड हुआ, फैला। अशोका एज ए ग्रेट कम्युनिकेटर, हिस्टोरियन कभी कभी अशोका को ग्रेट कम्युनिकेटर कहते हैं क्योंकि उसने अपने एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में एडिक्ट इशू किए थे, यानी अभिलेख खुदवाए थे। एडिक्ट्स ऑफिशियल मैसेज या रॉयल ऑर्डर्स होते थे जो चट्टानों और खंभों पर, पिलर्स पर एनग्रेव किए जाते थे, खोदे जाते थे। इन एडिक्ट्स के थ्रू अशोका डायरेक्टली लोगों से कम्युनिकेट करता था और उन्हें धर्म फॉलो करने के लिए एनकरेज करता था। लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ द एडिक्ट्स, जो अशोका ने एडिक्ट्स एनग्रेव कराए थे उनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या थी? ज़्यादातर एडिक्ट्स प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत एंशियंट इंडिया की एक पॉपुलर स्पोकन लैंग्वेज थी जिसमें लोग बातचीत करते थे। ये रिटन थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। जो प्राकृतिक भाषा थी ये ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती थी। ब्राह्मी को मदर ऑफ मोस्ट इंडियन रीजनल स्क्रिप्ट कहा जाता है, यानी भारत की ज़्यादातर रीजनल लिपियों की मदर ब्राह्मी को कहा जाता था। यहाँ पर फिगर 5.17 ए फ्यू ऑफ मैनी अशोकान एडिक्ट्स अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट्स। सब कॉन्टिनेंट्स में अशोका के द्वारा खुदवाई गई कुछ एडिक्ट्स। ये मैप दिखाता है कि एम्परर अशोका के एडिक्ट्स यानी शिलालेख और सितंबलेख इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई अलग अलग रीजन में स्थित थे। इससे पता चलता है कि मौर्य एम्पायर बहुत वास्ट था, बहुत बड़ा था और अशोका अपने मैसेज को एम्पायर के हर कोने तक पहुंचाना चाहता था। मैप में क्या दिखाया गया है? मैप पर अलग अलग सिंबल दिखाए गए हैं। रेड सर्कल जो मेजर रॉक एडिक्ट्स को दिखाता है, ब्लू ट्राइंगल जो माइनर रॉक एडिक्ट्स को दिखाता है, ऑरेंज डायमंड जो पिलर एडिक्ट्स को दिखाता है, ग्रीन डायमंड्स जो माइनर पिलर एडिक्ट्स को दिखाता है और पर्पल स्टार जो गुफाओं के इंस्क्रिप्शंस, केव इंस्क्रिप्शंस है उनको दिखाता है। इम्पोर्टेंट प्लेस जो मैप पर दिखाए गए हैं, कांधार जो अफ़गानिस्तान में है, मनसेहरा, कालसी, मेरठ, बैरात, कौशाम्बी, सारनाथ, लुम्बिनी जो बुद्ध का जो जन्म स्थान है,
बाराबर हिल्स गिरनार गुजरात में, सांची और धौली उड़ीसा में, मास्की और ब्रह्मगिरी और अमरावती, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो प्लेस हैं उसमें मैप में दिखाए गए हैं। वाट डज दिस मैप टेल अस? अशोका के इंस्क्रिप्शंस नॉर्थ से साउथ और वेस्ट से ईस्ट तक मिले हैं। ये मौर्य एम्पायर की वास्ट जियोग्राफिकल रीच को दिखाता है कि उनकी कितनी बड़ी जियोग्राफिकल पहुंच थी। अशोका ने रॉक्स, पिलर्स और केव्स पर अपने मैसेज एनग्रेव करवाए। इन मैसेज में धर्म, मॉरलिटी, पब्लिक वेलफेयर, रिलीजियस टॉलरेंस, नॉन वायलेंस की बात की गई थी। इंस्क्रिप्शंस लोकल लोगों तक डायरेक्टली एम्परर का मैसेज पहुंचाने का एक इम्पॉर्टेंट मीडियम थे। ये मैप हिस्टोरियन को बताता है कि मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा था, अशोक की एडमिनिस्ट्रेशन कितनी ऑर्गेनाइज्ड थी और अशोका अपने सब्जेक्ट के वेलफेयर और मॉरल वैल्यू को प्रमोट करना चाहते थे। बुद्धिज्म और धम्म के आइडिया एम्पायर के अलग अलग रीजन में फैला दिए गए। तो इस प्रकार ये पिक्चर मौर्य एम्पायर की यूनिटी, अशोक की कम्युनिकेशन सिस्टम और उसके धम्म के मैसेज को वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस को दिखाता है। ये मैप प्रूव करता है कि अशोका सिर्फ एक कॉन्क्वेरर नहीं बल्कि एक रूलर भी थे जो अपने विचारों को पूरे एम्पायर तक पहुंचाना चाहता था। डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि लैंग्वेज वो होती है जो हम बोलते हैं, स्क्रिप्ट वो होती है जिसमें हम लैंग्वेज को लिखते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी लैंग्वेज को देवनागरी लिपि यानी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज को रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। ये डिस्टिंक्शन अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। टाइटल यूज्ड बाय अशोका। अपने एडिक्ट्स में, अपने शिलालेख में या अभिलेखों में अशोका खुद को देवानाम प्रियदर्शी कहते हैं। देवानाम प्रिय का मतलब बीलव्ड ऑफ द गॉड्स यानी भगवानों का प्रिय। प्रियदर्शी का मतलब वन हु रिगार्ड अदर विद काइंडनेस, जो दूसरों का दयालुता के साथ, करुणा के साथ व्यवहार करे। ये टाइटल शो करते हैं कि अशोका खुद को कंपैशनेट और बेनेवोलेंट रूलर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता था। यहाँ पर कंपैशनेट का मतलब करुणामयी और बेनेवोलेंट का मतलब परोपकारी के रूप में अपने आप को वो दिखाना चाहता था। कंसर्न और वेलफेयर, कंसर्न फॉर वेलफेयर। अशोका सिर्फ अपने एम्पायर के लोगों की नहीं बल्कि सदर्न किंगडम के वेल बींग्स की भी चिंता करता था। जो साउथ में जो उसके अधीन नहीं थे उनकी भी वो कंसर्न करता था, चिंता करता था। यहाँ तक कि वे किंगडम मौर्य एम्पायर का पार्ट नहीं थे, फिर भी उनकी वो चिंता करता था। ये उसकी ब्रॉडर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को शो करता है, यानी मानवता को शो करता है। मेडिकल केयर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। अशोका वादा करता है कि उसने ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए मेडिकल केयर अरेंज की थी। उन्होंने हंटिंग, शिकार करने पर और क्रुअल्टी टू एनिमल्स को डिस्करेज किया, यानी उन्होंने पशुओं के प्रति करुणा का भाव को बढ़ाने का काम किया और पशुओं का उत्पीड़न करने के लिए उसने उनको डिस्करेज किया। बीमार एनिमल्स के ट्रीटमेंट का उन्होंने ऑर्डर दिया। इसलिए हिस्टोरियन कभी कभी उसे अर्ली सपोर्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन और नेचर कंजर्वेशन मानते हैं कि अशोका वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवों के सुरक्षा में और प्रकृति के सुरक्षा में भी उसमें उनका रोल होता था। यहाँ पर एक पिक्चर देखते हैं 5.18। लेफ्ट में अशोकाज रॉक एडिक्ट्स एट गिरनार में स्थित, गुजरात में स्थित रॉक एडिक्ट्स दिखाए गए हैं। ये इमेज अशोका के रॉक एडिक्ट्स शिलालेख का एक हिस्सा दिखाती है जो गुजरात के गिरनार में मिला था। इसमें अशोका ने एक पत्थर पर अपने मैसेज एनग्रेव किए हैं। ये मैसेज लोगों को धम्म, गुड बिहेवियर और मॉरल वैल्यूज फॉलो करने के लिए एनकरेज करते थे। रॉक पर लिखने से ये मैसेज लंबे समय तक सुरक्षित रहे। इससे हमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और अशोकाज की पॉलिसी के बारे में जानकारी मिलती है। राइट साइड में टोपरा अशोकन पिलर एट फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में अशोका पिलर है जो फिरोज शाह कोटला नामक जगह पर है। ये इमेज अशोका के एक स्टोन पिलर पर लिखे इंस्क्रिप्शन को दिखाती है। पिलर और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अशोका ने एडिक्ट लिखे हुए हैं। अशोका ने जो अपने
लिखे हैं जो मैसेज, वो पिलर पर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये पिलर ओरिजिनली हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर था, जिसे बाद में दिल्ली लाया गया। इस पर लिखे मैसेज लोगों के वेलफेयर, रिलीजियस टॉलरेंस और धम्म से संबंधित हैं। ये पिलर मौर्य पीरियड की एक्सीलेंट स्टोन कार्विंग, पत्थरों पर जो खुदाई होती है, और इंजीनियरिंग स्किल को दिखाता है। दोनों फिगर हमें बताते हैं कि अशोका अपने विचार और मैसेज डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाना चाहता था। उसने चट्टानों और खंभों को कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में यूज किया। ये इंस्क्रिप्शंस आज हिस्टोरियन के लिए मौर्यन एम्पायर और अशोका के रूल को समझाने के एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। पब्लिक वेलफेयर मीजर्स, अशोका ने मेन रोड्स के साथ साथ रेस्ट हाउस बनवाए, कुएं बनवाए, फ्रूट्स और शेड ट्री, छायादार वृक्ष लगवाए। इस फैसिलिटी का पर्पज जो यात्री थे उनको कंफर्ट प्रोवाइड करना था और पब्लिक वेलफेयर को इम्प्रूव करना था। ये एंशियंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक उदाहरण है। रिलीजियस टॉलरेंस, अशोका अलग अलग सेक्टर और स्कूल्स ऑफ थॉट्स को इनकरेज करते थे। एक दूसरे की बेस्ट टीचिंग को रेस्पेक्ट और स्टडी करना चाहिए। ये रिलीजियस टॉलरेंस म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे की रेस्पेक्ट और हार्मनी को प्रमोट करता था। डिड अशोका रियली डू एवरीथिंग? पैसेज कहता है कि हमें अशोका के सब क्लेम्स लिटरली एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन इट इज़ क्लियर कि उसने पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान दिया और पब्लिक तक रीच करने की एफर्ट की, पब्लिक तक पहुंच बनाने की उन्होंने कोशिश की। ये कौटिल्य के गवर्नेंस फिलॉसफी के ही समान था। मीनिंग ऑफ धम्म, जिसे हम धर्म या फिर धम्म कह सकते हैं। पैसेज धम्म का मीनिंग एक्सप्लेन करता है प्राकृतिक लैंग्वेज में। धर्म को धम्म कहा जाता है। सिंपल मीनिंग में मॉरल लॉज, एथिकल ड्यूटीज और रिलीजियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी नैतिक नियम और नैतिक कर्तव्य और धार्मिक जिम्मेदारियाँ। धर्म का रिलेशन होता है फैमिली से, कम्युनिटी से और कंट्री के प्रति जिम्मेदारी से। डीपर मीनिंग ऑफ धर्म, जिसे हम धम्म भी कहते हैं, डीपर लेवल पर धर्म का कनेक्शन यूनिवर्सल ऑर्डर या रिथम से होता है। इसका मतलब होता है ट्रूथफुली ड्यूटी परफॉर्म करना, ईमानदारी से ड्यूटी करना, राइटियस कंडक्ट फॉलो करना और अपने नेचर को सही रास्ते पर लाना, हार्मनी के साथ लाइफ स्पेंड करना, सामंजस्य के साथ एक दूसरे के साथ बना करके अपने जीवन को जीना। धर्म में ड्यूटीज, लॉ, ट्रुथ, सच्चाई, ऑर्डर, आदेश और एथिक्स, ये सभी मिलकर धर्म बनाते हैं। डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, अशोका की मृत्यु के बाद मौर्य एम्पायर अराउंड हाफ ए सेंचुरी तक कंटिन्यू रहा, लेकिन उसके सक्सेसर एम्पायर को एक नहीं रख पाए, यूनाइटेड नहीं रख पाए और स्मॉलर किंगडम्स इंडिपेंडेंट होने लगे। एम्पायर धीरे धीरे ब्रेक हो गया और अलग हो गया। अराउंड 185 BC में इंडियन हिस्ट्री एक नए फेस में एंटर हुई। तो ये पैसेज एक्सप्लेन करता है कि अशोका का ट्रांसफॉर्मेशन, कलिंग वॉर का क्या प्रभाव पड़ा, और हमने जो पढ़ा स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म का कैसे फैलाव हुआ, वेलफेयर पॉलिसी किस तरीके से हुई और धर्म का कंसेप्ट क्या था, रिलीजियस टॉलरेंस क्या था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। ये पैसेज ये भी बताता है कि वायलेंस, हिंसा पर शांति कैसे कायम हुई, और कंपैशन, करुणा और वेलफेयर ऑफ पीपल एंड एनिमल और एथिकल गवर्नेंस और मॉरल लीडरशिप। ये शो करता है कि अशोका सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, बल्कि एक रूलर थे जिसने वायलेंस के बदले में शांति, वेलफेयर और मॉरल वैल्यूज को भी इम्पोर्टेंस दी। लाइफ इन मौर्यन पीरियड, पाटलिपुत्र जैसे शहर गवर्नेंस के बिजी सेंटर्स थे, कॉमर्स और ट्रेड के इम्पोर्टेंट सेंटर थे। इन शहरों में पैलेसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स और वेल प्लान गलियां थीं। ये शो करता है कि मौर्यन शहर ऑर्गेनाइज्ड थे, डेवलप्ड थे और इकोनॉमिकली एक्टिव थे। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, मौर्यन एम्पायर के पास वेल ऑर्गेनाइज्ड टैक्सेशन सिस्टम था, एक्टिव ट्रेड नेटवर्क थे। इसी वजह से ट्रेजरी स्ट्रॉन्ग रहती थी, यानी जो खजाना था वो मजबूत रहता था। एम्पायर प्रॉस्पेरस और पावरफुल बनता चला गया। स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने में, पब्लिक वर्क्स को कंटिन्यू रखने में और आर्मी मेंटेन करने में हेल्प करती थी।
रोल ऑफ ऑफिशियल्स, मर्चेंट एंड आर्टिसंस। शहर में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स और आर्टिसंस। ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करवाने में, और मर्चेंट ट्रेड और कॉमर्स को हैंडल करने में, और आर्टिसंस जो कारीगर थे यूजफुल और लग्जरी गुड्स को बनाने में, ये हेल्प करते थे। इन सब ग्रुप में इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ में और अर्बन डेवलपमेंट में बहुत योगदान दिया। नेक्स्ट जो आता है सोहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। सोहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन 4th से 3rd सेंचुरी BC का है, जो इंडिया के सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में से एक माना जाता है। ये सोहगोरा उत्तर प्रदेश में डिस्कवर हुआ और प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा गया है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट यानी लिपि इसमें यूज की गई है। हिस्टोरियन के हिसाब से ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के टाइम में इशू हुआ था। इंस्क्रिप्शंस के इम्पोर्टेंस, इंस्क्रिप्शन इसमें मेंशन करता है ग्रेनरी एस्टेब्लिश्ड करने के बारे में। ग्रेनरी का मतलब होता है ग्रेन्स स्टोर करने की जगह, जिसे हम गोदाम कहते हैं। ग्रेन स्टोर किया जाता था फेमाइंस से बचने के लिए, यानी जब जैसे बरसात ना हो और अकाल पड़ जाए और अनाज की कमी आ जाए तो उस समय स्टोर किया जाता था यहाँ पर। ये शो करता है कि मौर्यन स्टेट फूड सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या थी। मौर्यन स्टेट फूड सिक्योरिटी को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे। गवर्नमेंट इमरजेंसी और क्राइसिस के लिए हमेशा तैयार रहती थी। ये मौर्यन स्टेट के बारे में ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक वेलफेयर की कंसर्न यानी चिंता के बारे में बताता है। मेगास्थनीज अकाउंट ऑफ सोसाइटी, यानी मेगास्थनीज ने एक सोसाइटी के बारे में एक बुक लिखी। मेगास्थनीज ने राइटिंग्स मौर्यन सोसाइटी के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो मेगास्थनीज ने राइटिंग्स की थी, जो पुस्तकें लिखी थी, वो मौर्यन सोसाइटी के बारे में जानकारी देती हैं। उनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का लार्ज पार्ट एग्रीकल्चर में लगा हुआ था। एग्रीकल्चर एम्पायर का रेवेन्यू का मेन सोर्स था। एक साल में 2 फसल, फार्मर्स एक ईयर में 2 फसल ग्रो करते थे। ये पॉसिबल था क्योंकि रेनफॉल समर और विंटर दोनों सीजन में होती थी। फूड प्रोडक्शन हाई रहता था। फार्मर्स रेयर होते थे। पीपल्स के पास एनफ फूड होता था। ग्रेनरीज एंड फूड सिक्योरिटीज, ग्रेनरीज ग्रेन से वेल स्टॉक्ड रहते थे, यानी अनाज के ग्रेन्स के भंडार रहते थे। इससे इंश्योर होता था कि डिफ़िकल्ट टाइम में, कठिन समय में भी फूड अवेलेबल रहता था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन समझाती थी सरप्लस फूड स्टोर करना इम्पॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग वॉर्स, युद्ध के टाइम पर फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता था ताकि एग्रीकल्चर डिस्टर्ब ना हो। ये शो करता है कि स्टेट फार्मिंग को एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमी, फूड सप्लाई और टैक्स कलेक्शन में सपोर्ट करती थी। इसलिए फार्मर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था। आर्टिसंस इन मौर्यन सिटीज़, शहरों में बहुत से स्किल्ड आर्टिसंस रहते थे, जैसे ब्लैक स्मिथ्स, पॉटर्स, कारपेंटर्स और ज्वेलर्स। ये कारीगर औजार बनाते थे और हाउस होल्ड घरेलू वस्तुओं को तैयार करते थे। ऑर्नामेंट्स और आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स बनाते थे। उनका वर्क ट्रेड में, डेली लाइफ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को सपोर्ट करता था। वेल प्लान्ड सिटीज़, मौर्यन सिटीज़ केयरफुली प्लान्ड थी। गलियों पर साइन बोर्ड्स और साइनेज भी होते थे, यानी संकेत होते थे। ये इजी मूवमेंट में और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। ये एडवांस अर्बन प्लानिंग को शो करते थे। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा था? कम्युनिकेशन कोरियर्स के थ्रू जो मैसेज कैरी करते थे, ये कोरियर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। ऑफिशियल और पर्सनल मैसेज को ले जाते थे। ये सिस्टम एम्पायर को कनेक्ट रखने में हेल्प करता था। मौर्यन हाउस की बात करें तो शहर में मोस्टली लकड़ी के घर बने होते थे। कभी कभी 2 स्टोरेज टॉल भी होते थे, यानी 2 मंजिल मकान भी होते थे। ये एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथड्स और अर्बन लाइफस्टाइल डेवलपमेंट को इंडिकेट करता है। फायर सेफ्टी मेजर्स की यदि बात करें तो गलियों पर वाटर फिल्ड वेसल्स, यानी पानी से भरे हुए वेसल्स रेगुलर इंटरवल पर रखे जाते थे। फायर लगने पर इनको
क्विकली इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ये पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस और ऑर्गेनाइज्ड सिटी मैनेजमेंट को शो करता है। क्लॉथिंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड के टाइम पर पहनावे के बारे में लेटर अकाउंट्स के अकॉर्डिंग कॉटन गारमेंट्स बहुत ही कॉमन थे। कॉटन के बने हुए कपड़े बहुत कॉमन थे। पीपल जो लोग थे लोअर गारमेंट्स को जो घुटनों के नीचे या एंकल्स तक जाता था उसको पहनते थे। अपर गारमेंट्स जो कंधों पर ड्रैप किया जाता था यानी कंधों पर रखा जाता था। कुछ लोग डेकोरेटिव लेदर शूज भी पहनते थे। थिक सोल यूज करते थे और टॉलर दिखने के लिए, क्योंकि जो जूते थे उनके नीचे जो सोल थी उसकी मोटाई ज़्यादा थी ताकि वो लंबे लगें। ये फैशन और अपीयरेंस पर अटेंशन को शो करता है और क्लॉथिंग स्टाइल की वैरायटी को भी दिखाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न आर्ट और लाइन कैपिटल की। यहाँ पर लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ को डिस्क्राइब किया जाता है। ये था अशोक के पिलर का टॉप पोर्शन। ये सारनाथ के नज़दीक वाराणसी के नज़दीक सारनाथ में स्थित है। सारनाथ इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ बुद्ध ने अपना पहला सरमोन दिया था यानी उपदेश दिया था। फिगर 5.20 मौर्यन रूलर अपने हाईली पॉलिश्ड स्टोन पिलर के लिए प्रसिद्ध थे। इसका एक उत्तम उदाहरण सारनाथ पिलर का कैपिटल टॉप पोर्शन या हेड है जो यहाँ दिखाया गया है। इससे मौर्यन पीरियड की एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप और स्टोन कार्विंग स्किल का पता चलता है। मीनिंग ऑफ 4 लाइन्स। 4 लाइन्स रॉयल पावर और अथॉरिटी को सिंबलाइज करते हैं यानी रॉयल पावर और अथॉरिटी को बताते हैं। लाइन्स के नीचे 4 एनिमल्स दिखाए गए हैं, एलिफेंट, बुल, हॉर्स और लायन। साथ ही धर्मचक्र भी शो किया गया है, दिखाया गया है। धर्मचक्र बुद्ध की टीचिंग्स, उपदेशों को सिंबलाइज करता है, बताता है। मॉरल लॉज और राइटियसनेस को भी दिखाता है यानी नैतिक कानून और धर्म को दिखाता है। इंडियाज़ नेशनल एम्बलम, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। लाइन कैपिटल को इंडिया के नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में बाद में सेलेक्ट किया गया, चूज किया गया। इसके साथ संस्कृत मोटो सत्यमेव जयते को भी लिखा गया। इसका मतलब है ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स, मतलब सत्य की ही जीत होती है। ये मोटो मुंडक उपनिषद से आता है। इसका फुल फॉर्म है सत्यमेव नैनृतम। इसका मतलब है सच्चाई की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स नॉट फॉल्सहुड। धर्मचक्र इन नेशनल फ्लैग, धर्मचक्र इंडिया के नेशनल फ्लैग के सेंटर में प्रेजेंट है। ये धर्म, प्रोग्रेस, जस्टिस और मॉरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मीनिंग ऑफ स्तूप, यहाँ पर स्तूप के बारे में बताया है। स्तूप की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है। लार्ज राउंड हेमी स्फेरिकल स्ट्रक्चर को अंड कहा जाता है। यहाँ अंड ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करता है। स्तूप ऑफनली सैक्रेड रेलिक्स प्रिजर्व करने के लिए बनाए जाते थे यानी अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते थे। प्रदक्षिणा क्या है? पीपल जो लोग थे स्तूप के चारों ओर सर्कल में परिक्रमा करते हैं वर्शिप के फॉर्म में, पूजा के फॉर्म में। इस प्रैक्टिस को प्रदक्षिणा कहा जाता है। ये किया जाता है डिवोशन और रेस्पेक्ट को दिखाने के लिए। यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं। फिगर 5.21 में टेराकोटा फिगराइन ऑफ डांसिंग गर्ल दिखाई गई है। ये टेराकोटा से बनी एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति है। इसकी हेयर स्टाइल, हेड ड्रेस और ज्वेलरीज बहुत एलेबोरेट हैं जो उस समय के फैशन और आर्टिस्टिक स्किल को दिखाती हैं। इस फिगर में टेराकोटा फिगराइन ऑफ फीमेल डाइटी, ये एक फीमेल डाइटी गॉडेस की टेराकोटा मूर्ति है। ये प्राचीन भारत में गॉडेस देवियों की पूजा और उनके रिलीजियस बिलीफ को इम्पोर्टेंस को दिखाती है। नेक्स्ट फिगर में फीमेल डाइटी याक्सी होल्डिंग ए फ्लाई विस्क, यह एक यास्की की मूर्ति है जो फ्लाई विस्क पकड़े हुए है। यास्की को ब्यूटी, फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था। नेक्स्ट फिगर में टेराकोटा ऑफ सप्त मात्र का, या इसका मतलब 7 मदर गॉडेस, यानी
सात मात्र देवियों का एक पिक्चर है। ये सप्त मातृका यानी सात माताओं देवियों को दिखाती हैं। ये प्रोटेक्शन और मदरहुड का सिंबल है और उनकी पूजा की ट्रेडिशन आज भी कुछ जगह पर मिलती है। नेक्स्ट फिगर में हेड ऑफ टेराकोटा हॉर्स। ये टेराकोटा हॉर्स का हेड है। इसके ब्राइडल मीन्स लगाम का डिजाइन बहुत डिटेल है, जो उस समय के आर्टिसंस की क्राफ्टमैनशिप और घोड़े की इम्पोर्टेंस को दिखाता है। नेक्स्ट फिगर में द ग्रेट स्तूप एट सांची को दिखाया गया है। ये सांची का ग्रेट स्तूप है, जो इंडिया की सबसे पुरानी स्टोन स्ट्रक्चर में से एक है और इंडियन आर्किटेक्चर का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। ओरिजिनली ये स्तूप ईंटों से बना हुआ था, बाद में इसे स्टोन का यूज करके एनलार्ज और मजबूत किया गया, स्ट्रेंथन किया गया। माना जाता है कि अशोका ने ऐसे कई स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए थे। इनका मकसद वर्शिप, पूजा के लिए, स्टडी के लिए, ध्यान के लिए और मेडिटेशन के लिए। ये स्ट्रक्चर मौर्य पीरियड की आर्किटेक्चरल स्किल और बुद्धिज्म के प्रमोशन को दिखाता है। फिगर 5.27 में रॉक स्कल्पचर ऑफ एलिफेंट एट धौली। ये धौली प्रेजेंट डे उड़ीसा यानी भुवनेश्वर के पास है। इसमें बनी एक लाइफ साइज्ड एलिफेंट की रॉक स्कल्पचर है। ये एलिफेंट बुद्ध का सिंबल माना जाता है। एलिफेंट इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता, पावर, शक्ति, पेशेंस, धैर्य और काल्मनेस यानी शांत स्वभाव को रिप्रेजेंट करता है। इस स्कल्पचर को देखकर लगता है कि जैसे एलिफेंट रॉक से बाहर निकल रहा हो, जो एंशियंट इंडियन आर्टिस्ट की एक्सीलेंट कार्विंग स्किल को दिखाता है। इस एलिफेंट स्कल्पचर के पास अशोक का एक एडिक्ट शिलालेख भी रॉक पर एनग्रेव किया गया था। ये अशोका बुद्धिज्म और धम्म के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहता था, ऐसा यह दिखाता है। ये स्कल्पचर मौर्यन आर्ट और बुद्धिस्ट सिंबलिज्म और अशोका के रिलीजियस इन्फ्लुएंस का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी? मॉडर्न पीरियड की अर्बन लाइफ के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी के बारे में, एग्रीकल्चर और ट्रेड के बारे में, पब्लिक वेलफेयर मेजर्स के बारे में, आर्ट और आर्किटेक्चर, रिलीजियस सिंबलिज्म, इंडिया के नेशनल सिंबल के बारे में हमने अभी तक पढ़ा। और इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉस्पेरस सिटीज, ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस और वेलफेयर पॉलिसीज, कल्चरल अचीवमेंट्स, ट्रुथ और धर्म की इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ा। और मौर्य पीरियड के दौरान इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कल्चरल डेवलपमेंट, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस और पब्लिक वेलफेयर और ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा कि मौर्य पीरियड का इस दौरान क्या एक इम्पोर्टेंट पीरियड था। अब नेक्स्ट आता है द फ्रेगाइल नेचर ऑफ एम्पायर। एम्पायर के फ्रेगाइल, नाजुक नेचर। हायर क्लास में आप वर्ल्ड हिस्ट्री के मैनी पावरफुल एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, रशियन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और भी कई एम्पायर्स। आज ये सब एम्पायर्स ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हिस्टोरियंस इनके डिक्लाइन और फॉल के रीजन्स पर डिबेट करते रहते हैं। वाई एम्पायर्स डिक्लाइंड। यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि एम्पायर का कोलैप्स कई रीजन की वजह से होता था, यानी जो एम्पायर ख़त्म होते थे उसके पीछे कई कारण थे। एक इम्पॉर्टेंट कारण एम्पायर के रीजन का इंडिपेंडेंट होना चाहना था, कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। बर्डन ऑफ ट्रिब्यूट्स। कभी कभी एम्परर को लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन के लिए मोर रिसोर्सेज चाहिए होते थे, या फिर ड्रॉट जैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन, सूखा जैसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करना पड़ता था। इस सिचुएशन में लोकल रूलर्स पर ज़्यादा ट्रिब्यूट देने का प्रेशर आता था, यानी लगान देने का प्रेशर आता था। ट्रिब्यूट का मतलब टैक्स या पेमेंट, जो स्मॉलर रूलर एम्परर को देते थे। इंक्रीज डिमांड की वजह से, बढ़ते हुई डिमांड की वजह से लोकल रूलर्स रिसेंटफुल हो जाते थे, यानी क्रोधित हो जाते थे। उनमें डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगती थी, असंतोष बढ़ने लगता था। ये रिबेलियन का रीजन बन जाता था, यानी वो रिबेलियन विद्रोही बन जाते थे। वीक सक्सेसर। यदि एक स्ट्रॉन्ग एम्परर के बाद वीक रूलर आ जाए तो लोकल किंग्स और चीफटेंस इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश कर सकते थे।
यानी लोकल राजा और जो सरदार रहते थे वो अपनी आज़ादी के लिए उत्सुक हो जाते थे। वो ट्रिब्यूट देना बंद कर देते थे, लगान देना बंद कर देते थे। एम्पायर की अथॉरिटी को भी वो चैलेंज करते थे। इससे एम्पायर कमज़ोर पड़ जाता था। डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग द लार्ज एम्पायर, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि जितना लार्ज एम्पायर होता है, जितना बड़ा एम्पायर होता है, उतना डिफ़िकल्ट उसको इकट्ठा रखना होता है। अलेक्जेंडर के एक्सपीरियंस से भी ये क्लियर हुआ था। फार ऑफ टेरिटरीज यूजुअली सबसे पहले एम्पायर से अलग होती थी। जो दूर टेरिटरी थी वो एम्पायर से बहुत आसानी से अलग हो जाती थी, क्योंकि वो उनकी दूरी ज़्यादा थी और कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी का एक कारण था। मतलब जो कम्युनिकेशन था वो बहुत डिफ़िकल्ट होता था। सेंट्रल कंट्रोल वीक पड़ जाता था। जब सेंट्रल कंट्रोल कमज़ोर पड़ जाता था तो वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते थे। नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, नेचुरल डिसास्टर, प्राकृतिक आपदाएं भी एम्पायर को कमज़ोर बना सकती थीं, जैसे लंबे समय तक सूखा पड़ना या बाढ़ आना। इन्हीं आपदाओं की वजह से एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाती थी, इकोनॉमिक कंडीशन कमज़ोर हो जाती थी और फूड शॉर्टेज यानी उनकी फूड की अभाव की जैसी परिस्थिति क्रिएट हो जाती थी। इकोनॉमिक क्राइसिस एम्पायर की स्ट्रक्चर को हिला सकती थी। एम्पायर एज ए पैराडॉक्स, एम्पायर्स एज ए पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। यहाँ पर एम्पायर को पैराडॉक्स जैसा बताया गया है। पैराडॉक्स का मतलब है दो अपोजिट रियलिटीज़ का एक साथ होना। पॉजिटिव साइड ऑफ एम्पायर, एक साइड पर एम्पायर पॉलिटिकली यूनिटी क्रिएट कर सकते थे, पॉलिटिकली एकीकरण कर सकते थे। जैसे मौर्यन एम्पायर ने ऑलमोस्ट एंटायर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक कर दिया था। एम्पायर स्मॉल किंगडम्स के बीच में वॉर कम कर सकते थे, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते थे। वेल मैनेज्ड एम्पायर ट्रेड इम्प्रूव करता था, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता था और स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता था। इसलिए लार्ज एम्पायर कभी कभी स्मॉलर फाइटिंग किंगडम से अच्छा होता था। नेगेटिव साइड ऑफ एम्पायर की यदि बात करें तो मोस्ट एम्पायर वॉर के थ्रू एस्टैब्लिश हुए थे और फोर्स और रिप्रेशन के द्वारा मेंटेन किए गए, यानी ताकत और दमन के द्वारा वो मेंटेन किए गए। दमन का मतलब होता है, रिप्रेशन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल और सप्रेशन, किसी पर ताकत के बल पर कंट्रोल करना और उसका फिर दबाना, उसका शोषण करना। इस वजह से एम्पायर्स इंटरनली फ्रेगाइल हो जाते थे, अंदर से वो टूट जाते थे। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती थी। पावर और फोर्स के आधार पर सिस्टम अचानक इवेंचुअली वीक हो सकता था। मेन पॉइंट्स